चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने आज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की और आंसर राइटिंग के कुछ टिप्स दिए मैंने आपको। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया था आपने अच्छा लिखा, लेकिन जो कॉमन गलती है ना, देखो 12-13 हमने सैंपल स्पेस निकाले, 12-13 सैंपल स्पेस में क्या पता चला, जो गलती आप आगे कर सकते थे वो आपने दूसरे में देख ली, दूसरों की गलती से सीख लिए, ज्यादा बेहतर है। खुद का ब्रेकअप होना इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे के ब्रेकअप से भी सीखो। ठीक है, तो द थिंग इज, आप प्लीज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि क्या है ना, आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन या टीचिंग स्किल प्रैक्टिस से ही बढ़ती है। मैं जब पहली बार पढ़ाने गया हूँ, मैं अटका हूँ, डर लगा होगा, जब कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो लगा होगा कि बता नहीं पाऊंगा तो बेइज्जती होगी, XYZ। और आज ये है कि बहुत सारे क्लास लेने के बाद, बहुत सब्जेक्ट और बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद मेरे को पता है किसके बच्चे में क्या दिमाग चल रहा है, या कौन सा बच्चा क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं पहले से प्रिपेयर रहता हूँ। आज मेरे को एक डाउट नहीं बता पाया तो अगले बैच में ऐसे ही डाउट आया तो मैं बता दूंगा, या मैं क्लास में ही इंक्लूड कर दूंगा। तो उससे क्या बेहतर हुई प्रेजेंटेशन, यार ये तो सब क्वेश्चन जो दिमाग में रहते हैं पहले ही बता देते हैं। तो दिस इज व्हाट मैं एज अ टीचर अपने आप को अपग्रेड करता हूं, वरना मेरे से 50 टीचर आएंगे, वही नौकरी चली जाएगी। सीधी सीधी बात, मेरे से अच्छा टीचर यदि कोई मिल जाए और सस्ते दाम पे किसी को मिल जाए तो मेरे को निकाल दिया जाएगा। टोटल प्राइवेट ट्यूटिंग है ये। ऐसे ही आपके साथ है, आपसे बेहतर आंसर प्रेजेंटेबल है और उसमें फैक्ट थोड़े कम भी हो, लेकिन अच्छा दिख रहा है, अच्छा रैप्ड है गिफ्ट में, तो उसको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। आप बन जाओगे IPS, वो बन जाएगा IAS, फिर आप उसको सर बोलोगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो प्लीज याद रखिएगा, मोर यू प्रैक्टिस, मोर आई प्रैक्टिस, मोर बेटर यू बिकम। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा एक बार पढ़ के और रिवाइज करके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, MCQ एंड आंसर राइटिंग करना इज मस्ट। ठीक है, तो इसके साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कम्युनल अवार्ड तक हम जान चुके थे, 1932 आ चुका था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी थी, 1919 एक्ट का जो भी आफ्टर मार्क था या कॉजेस था हम समझ चुके थे। 1919 एक्ट जहां पे एक आपको फाउंडेशन क्रिएट हो चुका था, अब 1935 का फाउंडेशन या लास्ट एक्ट का फाउंडेशन आपको देख रहा है, जिससे आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। चलिए पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। 1919 एक्ट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, 1919 से कंपेयर करोगे 35 जल्दी समझ आ जाएगा। With more education, more association of the Indians in the legislative and executive practices of the British government, there was a growing demand for the constitutional reforms and there was more political awareness in the Indians. ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी उस समय। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा बहुत सारी मल्टीपल पार्टीज हो चुकी थी। आपने सुना होगा ट्रेड यूनियंस बन रहे थे, आपने एक और चीज सुना होगा कि एग्रीकल्चर महासभा, किसान महासभा भी हो रही थी उस समय। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी CPI भी आ चुकी होगी। ठीक है, कांग्रेस के अलावा मुस्लिम लीग तो थी ही थी। ठीक है, तो मल्टीपल पार्टीज मतलब मल्टीपल एजेंडीज, मल्टीपल एजेंडा मतलब मल्टीपल प्रेशर। ठीक है, तो ये सब प्रेशर क्रिएट हो रहा था, प्लस एक वर्ल्ड वॉर 2 का प्रेशर तो था ही, प्लस 1919 के साइमन कमीशन में जो जो चीज हुई और जो भी एट्रोसिटीज हुई, उसके बाद 1935 तो वैसे भी आना था। ठीक है, तो ग्रोइंग डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म तो थे ही बाय द इंडियन लीडर्स एंड द इंडियन इटसेल्फ। साइमन कमीशन रिपोर्ट आ चुकी थी। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो चुके थे, रिकमेंडेशन आपको बता दिया गया है। एक व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ था थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, उसके बारे में मैंने बात कर ली है। ठीक है, जॉइंट सिलेक्ट कमेटी पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन में बैठी थी साइमन कमीशन को मतलब फिर से पढ़ने के लिए। उसी बीच में एक चैलेंज दिया गया था, क्या इंडिया अपने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है? तो ये नेहरू रिपोर्ट आई थी, जवाहरलाल नेहरू के फादर, नॉट जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट कहते हैं इसको। ठीक है, तो एक ऐसे ही बात लग गई इंडियंस को, जैसा बोला गया था बाय द ब्रिटिशर्स कि आप अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं सकते। तो कोशिश की गई थी भाई मोतीलाल नेहरू, एक नेहरू रिपोर्ट आई थी जिसने रिकमेंडेशंस दी थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होना चाहिए। तो नेहरू रिपोर्ट के भी कुछ पॉइंट्स थे जो रीजन बनते हैं आगे आने वाले 1935 के एक्ट का। ठीक है, दिस एक्ट मार्क द सेकंड माइलस्टोन, पहला था 1919 फॉर कंप्लीटिंग अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। 1919 और 35 दोनों ही
बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। इससे पहले जो काउंसिल एक्ट थे वो लेजिस्लेटिव पावर को इनहेंस करते हैं, एसोसिएशन बढ़ाते हैं, और एसोसिएशन नहीं बढ़ाया होता तो इतनी इंपावरमेंट कभी आती भी नहीं। तो इट वाज अ स्टेप टुवर्ड्स इंडिया फ्रीडम, ठीक है। इट वाज अ वेरी लेंथी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट जिसमें अराउंड 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल थे। आज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको 12 शेड्यूल्स मिलेंगे, ठीक है, वो लास्ट में मैंने आपको बताया था। सेक्शंस तो बहुत ज्यादा हैं, मतलब ये एक ऐसा एक्ट था जो बहुत लेंथी और डिटेल्ड था, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया था, ठीक है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज की डेट में सबसे लेंथीएस्ट और डिटेल्ड है, ठीक है। तो याद रखिएगा, दिस वाज द रीजंस फॉर द 1935। नेक्स्ट एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूं। कल मैंने बाई कैमरलिज्म की बात की थी, डायरकी की बात की थी, ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट की बात की थी, और फिर एक आया था आपका कंसेप्ट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन जो आगे जाके बनेगा, ठीक है। 1935 में ऑल इंडिया फेडरेशन बनता है, लेकिन एक्चुअली ऑल इंडिया फेडरेशन प्रपोज किया गया था, बन नहीं पाया था। उसका रीजन आपको इसी स्लाइड में या अगले स्लाइड में मिल जाएगा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले जानते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन है क्या, ठीक है। फेडरेशन और यूनियन में क्या अंतर होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको पहले से ही पता है, ठीक है। अंडर द प्रीवियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वेरी यूनिटरी इन नेचर, सेंट्रलाइज्ड थी, ठीक है। कोशिश की गई थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, आपने देखा था 1919 एक्ट में, ठीक है। बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 प्रोवाइडेड फॉर अ ऑल इंडिया फेडरेशन, और ये फेडरेशन किससे बना है, 2 यूनिट से बना है। एक है प्रोविंसेस, प्रोविंसेस वाज अंडर द कमिश्नर या गवर्नर जनरल रूल, ब्रिटिश प्रोविंसेस, और प्रिंसली स्टेट द किंग्स, राज प्रमुख, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आगे आपको काम आएगा जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, जो फजल अली कमीशन XYZ थी। प्लीज याद रखिएगा 1935 के हिसाब से ना पूरे इंडिया को या आप 1947 के आसपास मानिएगा, पूरे इंडिया को 4 पार्ट में बांटा गया था, पार्ट ABCD, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस हो चुकी है और इंडिया में जिस तरह के यूनिट्स अभी मिल रहे हैं, आपको 4 कैटेगरी मिली, ठीक है। 4 कैटेगरी कौन कौन सी थी, पार्ट ए, पार्ट ए वो कैटेगरी थी जो ब्रिटिश इंडिया की प्रोविंसेस थी, मतलब अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। पार्ट बी में हमने उनको रखा जो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर थी, इनडायरेक्ट कंट्रोल, 3 ही पावर चीनी थी उनकी, मिलिट्री, रेवेन्यू और एक्सटर्नल अफेयर, बाकी सब उन्हीं का था। एडमिनिस्ट्रेशन टाइप अलग है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन फुल कंट्रोल। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, 2 बाइफर्केशन, 2 यूनिट, फेडरेशन क्रिएट। पार्ट ए पार्ट बी समझ आया। पार्ट सी थे कमिश्नरेट जो आप कह रहे थे, ऐसे बहुत सारे स्मॉल स्मॉल यूनिट जो इंपॉर्टेंट है ब्रिटिशर्स के लिए, लेकिन वहां पे वो डायरेक्ट रूल नहीं करना चाहते और प्रिंसली स्टेट्स के अंदर भी नहीं है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स को उन्होंने क्या कर दिया, कमिश्नरेट लेवल पे आप लोग के आईसीएस ऑफिसर्स के अंदर रखा गया था। पार्ट डी इंडिया का एक ऐसा पॉइंट था जो आज तो बहुत, आप देखा जाए तो इजी टू गो है, ठीक है, लेकिन उस समय नहीं था, ड्यू टू उस समय बहुत सारी शिप्स नहीं थी और बहुत सारा आपका एयरपोर्ट्स नहीं थे, एरोप्लेन्स नहीं थे। तो पूरे इंडिया में पूरा सीलोन विलोन, पूरा सीलोन मतलब श्रीलंका ना, पूरा ये ब्रिटिश इंडिया था, अफगानिस्तान से आप बांग्लादेश तक मान लीजिए और पूरा, ठीक है। ये अंडमान निकोबार इनके लिए किसी प्रकार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। पहला किसी प्रिंसली स्टेट के अंदर था नहीं, यहाँ ट्राइबल लोग रहते हैं, आज भी आपने देखा होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट रूल भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल नहीं था, कमिश्नरेट भी नहीं था, लेकिन ये बहुत एक अच्छा पार्ट था जहां पे मैं जेल बना सकता हूं से, जेल एडमिनिस्ट्रेशन जो ज्यादा इंडिया में परेशान कर रहा है और मैं कट ऑफ करना चाहता हूं इंडिया को, तो मैं काला पानी भेज दूं, काला पानी भेज दूं तो वो इंडिया से बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है, और इंडिया से दूर हो जाएगा तो उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो पार्ट डी को, पार्ट डी में एक आता था अंडमान निकोबार जो एक्चुअली यूज किया जाता था एज अ जेल एडमिनिस्ट्रेशन। आप कभी भी अंडमान जाते हो ना, अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग, आप देखने जाते हो काला पानी की सजा क्या होती थी, काला पानी का जेल कहाँ था,
ठीक है, और क्या बोलते हैं कौन कौन यहाँ पे था, ठीक है। तो एक्चुअली पार्ट डी में अंडमान निकोबार आता है, तो उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से यूनिट्स बांट के रखे थे, जैसे हमने बांट करके रखे हैं। इंग्लिश मीडियम क्लास अलग लगेगी, हिंदी मीडियम अलग लगेगी, यूपीएससी अलग, एमपीपीएससी अलग, एसएससी अलग, बैंकिंग अलग, अलग टीचिंग, अलग एडमिनिस्ट्रेशन, अलग एचओडीज, अलग स्ट्रक्चर। आज भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो एक फेडरेशन बनाने की जो बात हुई, ऑल इंडिया फेडरेशन 1935 में, तो उस समय ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिवली दो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशंस देखने को मिले। पहला था डायरेक्ट कंट्रोल प्रोविंसेस और इनडायरेक्ट कंट्रोल प्रिंसली स्टेट्स। दिस इज ऑल इंडिया फेडरेशन। इसको मिलके ऑल इंडिया फेडरेशन बनता है। मैं आपको एक और चीज बताऊं, ऑल इंडिया फेडरेशन में एक शर्त रखी गई थी, यदि 50% ऑफ द प्रिंसली स्टेट, मतलब 100 है प्रिंसली स्टेट, 51 लोग बोले कि हम फेडरेशन का पार्ट बनेंगे, क्योंकि जो अभी तक अलग था उसको आप अंदर ला रहे हो ना। प्रिंसली स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन अलग देखा जाता था। रानी विक्टोरिया ने क्वींस प्रोक्लेमेशन में क्या बोला था, वी विल नॉट इंटरफेयर टू यू, आपको बस अपना सुजरैनिटी देनी पड़ेगी, अधीनता रखनी पड़ेगी, हम एक्सपेंशन भी नहीं करेंगे। तो वो इतने आजाद थे, ठीक है। अब उनको एक फेडरेशन स्ट्रक्चर में लाने के लिए वो लोग भी अलाउ नहीं होंगे। तो ये साजिश थी देखा जाए, उनको पता था प्रिंसली स्टेट आएंगे नहीं और उनको ऑल इंडिया फेडरेशन देना नहीं था, लेकिन देना इसलिए पड़ेगा, फील गुड फैक्टर और जो भी आपने देखा ड्रामा चल रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, फेडरेशन हम देंगे, कितनी अच्छी चीज है, थैंक यू, हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, दोनों को साथ में लाएंगे, लेकिन तभी देंगे जब 50% प्रिंसली स्टेट आएंगे, जो आए नहीं और कभी ऑल इंडिया फेडरेशन बना ही नहीं, ठीक है। फेडरेशन तो अभी भी नहीं बना क्रिएटली, यूनियन ऑफ स्टेट बना, टोटल फेडरेशन तो अभी भी नहीं है। हम लोग क्वाजी फेडरल, झूठे मूठे क्वाजी, है ना, ठीक है। क्वाजी फेडरेशन के बारे में बात करें, क्वाजी किसी के आगे लग जाए तो उसको हाफ मान लीजिए, क्वाजी फेडरल, आधा फेडरल। क्वाजी जुडिशियल बॉडी, पूरी तरह जुडिशियल बॉडी नहीं है, इट हैज द पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन, ठीक है, क्वाजी, ठीक, QUASI। चलिए, तो ऑल इंडिया फेडरेशन इंक्लूडेड 11 प्रोविंसेस, ठीक है। ये क्वाजी जुडिशियल होता है, हाँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्वाजी होता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं होता। DMDC में आपको डिफरेंस बता चुका हूं, ठीक है। ऑल इंडिया फेडरेशन इंक्लूड 11 प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, 6 चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ठीक है, और एंड दोज प्रिंसली स्टेट हु माइट एक्सीड टू द फेडरेशन, जो जुड़ना चाहें, जबरदस्ती नहीं की गई इनके साथ, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 प्रोवाइडेड अ स्कीम ऑफ फेडरेशन in which princely state were to be brought into a direct constitutional relationship with British India। उनकी ऑटोनॉमी कम करने की बात है, ठीक है। अंडर दिस एक्ट प्रिंसली स्टेट्स वेयर टू सेंड अपने रिप्रेजेंटेटिव टू द फेडरल लेजिस्लेटिव। हर प्रोविंसेस से लोग जा रहे हैं इलेक्ट होके या नॉमिनेट होके, इनके राजा की तरफ से एक आदमी चला जाएगा, भोपाल के राजा का एक से कोई नॉबल चला जाए कि हमारी तरफ से रिप्रेजेंट करेगा, कहां पे, लोकसभा राज्यसभा में जो बन चुका है बाई कैमरल हाउस, ठीक है। यदि रिप्रेजेंटेटिव जाएगा तो फिर क्वेश्चन ऑफ आंसरेबिलिटी हो जाएगी, तो वो लोग नहीं चाहते थे, लेकिन ऑल इंडिया फेडरेशन इस तरह डिजाइन किया गया था। दे वुड बी नॉमिनीज ऑफ हुम, रूलर ऑफ द स्टेट, राजा का आदमी, ना कि प्रजा का। मतलब आप प्रोविंसेस में पीपल्स पावर ला रहे हो, लेकिन प्रिंसली स्टेट में रूलर के अपने आदमी, ठीक है, नॉबल्स। दे वुड बी नॉमिनीज ऑफ द रूलर ऑफ द स्टेट एंड नॉट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो प्रोविंस से डेमोक्रेटिक इलेक्शन होगा और यहां से आपका रिप्रेजेंटेशन, नॉमिनेशन जाएंगे। इस तरह एक फेडरेशन बनने की तैयारी चल रही है 35 से। दीज रिप्रेजेंटेटिव वेयर 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। ये जितने भी फेडरल लेजिस्लेचर्स थे, जितने लोग भी सेंट्रल फेडरेशन में जा रहे थे, मान लो 100 हैं, तो 33 कौन होंगे, प्रिंसली स्टेट के नॉमिनेटेड बंदे, ठीक है। द प्रोविंसेस इन द ब्रिटिश इंडिया would have to join the federation, but this was not compulsory for princely state। प्रिंसली स्टेट से पूछा गया कि आप करना चाहते हो तो एक्सीड करें, लेकिन ब्रिटिश इंडिया क्योंकि वो डायरेक्ट रूल में है, वी आर कमिंग विद दिस ऑल इंडिया फेडरेशन। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इंडिया वुड बिकम अ फेडरेशन ओनली इफ 50% ऑफ द प्रिंसली स्टेट डिसाइडेड टू जॉइन इट इन द अपर हाउस ऑफ, मतलब राज्यसभा, काउंसिल स्टेट, ठीक है, इन द फेडरल लेजिस्लेचर, ठीक है, जो अल्टीमेटली नहीं होगा, ठीक है। प्रिंसली स्टेट नहीं आएंगे तो फेडरेशन बन नहीं पाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है ऑल इंडिया फेडरेशन। चलिए नेक्स्ट, इस पूरे एक्ट में सेंटर और प्रोविंसेस में 3 लिस्ट आ गई थी, जो आज भी हैं सेंटर और स्टेट में।
क्या थी? एक थी फेडरल लिस्ट जो सेंटर के लिए थी और इसमें 59 आइटम्स हुआ करते थे। एक्सटर्नल अफेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट देखी, करेंसी, कॉइनेज, नेवल, मिलिट्री फोर्स, सेंसस। सेंसस मतलब जनगणना, आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। यदि स्टेट देखने लग गई तो सोचो आसाम अलग तरीके से गिन रही है लोगों को, वेस्ट बंगाल अलग तरीके से गिन रही है, छत्तीसगढ़ अलग तरीके से गिन रही है, तो डेटा एक साथ आ पाएगा कि सही नहीं आ पाएगा, तो होम मिनिस्ट्री करती है। ठीक है, इसलिए मतलब बहुत सारी चीजें होती है। तो 59 डिपार्टमेंट फेडरल में रखे गए। ठीक है, प्रोविंशियल मतलब स्टेट लिस्ट, जो स्टेट के काम बनेंगे। प्रोविंसेस में 54 आइटम, पुलिस हो गई, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस हो गई, एजुकेशन हो गई। पुलिस आज भी आपके अंडर है स्टेट में, है ना, इसीलिए तो बार बार केजरीवाल मांगते हैं कि हमको दो, जब स्टेट को पास पुलिस रहती है, हमारे पास क्यों नहीं है पुलिस? ठीक है, तो पुलिस आपके अंडर में रहती है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट दोनों के लिए 36 आइटम्स को रखे गए। ये आइटम याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो याद रखिएगा, कभी मान लो अपने आंसर में स्प्रिंकल करना पड़ा, लिखना पड़ा एक दो एग्जाम्पल, तो याद रखिएगा। ऐसा वही वाला तरीका जो मैंने आपको बताया था, जो इंपॉर्टेंट है वो ऊपर रखिएगा, जो कम इंपॉर्टेंट है एजुकेशन पब्लिक सर्विसेज को नीचे रखिएगा, प्रोविंशियल सर्विसेज, स्टेट पब्लिक सर्विसेज, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस आज भी है प्रोविंशियल लिस्ट में, एमपीपीएससी हो ही नहीं पा रहा 4 साल से। कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, जो आज की डेट में आप ये 3 लिस्ट देखते हैं, 1935 में 3 लिस्ट में काम बांट दिए गए थे। ठीक है, आगे बढ़े। अब आता है एक चौथा चीज, रेसिड्यूअरी पावर। मान लीजिए हमने और तुमने एक इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, यार हमने आईएएस हब का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि भैया सर ये काम आपका रहेगा, ये काम हमारा रहेगा, ऐसा ऐसा करके। मान लो ऐसा, हमको तो पता नहीं है, सोसाइटी चेंज हो रही है, कल्चर चेंज हो रहा है, पॉलिटी चेंज हो रही है। मान लो कोई एक एक्स्ट्रा चीज आ गई जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, कोरोना वायरस। ठीक है, अब वो किसके अंडर रहेगा? सेंटर, स्टेट, कॉन्करेंट। तो हमेशा एक रेसिड्यूअरी पावर होती है जो सेंटर को दी जाती है। कोई ऐसी लिस्ट जो इस 59, 52 से अलग हो जाए, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो पावर अभी भी सेंटर को ही दी जाती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि सेंटर इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो याद रखिएगा, रेसिड्यूअरी पावर ये होती है। अदर देन द सब्जेक्ट्स जो बांट दिए गए 3 लेवल पे, देयर मे बी सब्जेक्ट, जैसे ट्रांसजेंडर इशू, उस समय तो थे ही नहीं ट्रांसजेंडर इशू, आज है। अब स्टेट लड़ रही है, स्टेट बनाएगी ट्रांसजेंडर इशू या लिव इन रिलेशनशिप, पहले नहीं थे। अब स्टेट गवर्नमेंट बोलती है बिहार और एमपी की, हम अपने लॉ बनाएंगे, हमारे यहां नहीं होगा। वेस्ट बंगाल, राजस्थान बोलती है नहीं हमारे यहां होगा, वी विल प्रमोट इट। ठीक है, सेंटर बोलेगी नहीं हमारे पास पावर इस तरह के रूल बनाने की। तो रेसिड्यूअरी पावर जो कभी मेंशन नहीं की गई, नई पावर्स या नई सब्जेक्ट्स आते हैं, दैट विल गिवन टू द वाइसरॉय। आज की डेट में प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर, मतलब सेंट्रल लेवल। तो रेसिड्यूअरी पावर्स ये होती है, वे आर गिवन टू द वाइसरॉय। डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स वुड रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। डिफेंस, मिलिट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स ये किसी लेजिस्लेचर से दूर रहेगा, आउट ऑफ द परव्यू रहेगा। वो कौन देखेंगे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल और द वाइसरॉय ऑफ द इंडिया, अदर देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। पूरा डिपार्टमेंट वो देखेंगे। ठीक है, वाइसरॉय विल रिटेन स्पेशल कंट्रोल ओवर दीज 2 सब्जेक्ट। ठीक है, और आप देख लो पहले दिन से खेल यही है, सब्सिडी रिलायंस में क्या ही था, सबसे पहले मिलिट्री छीननी है। ठीक है, रेवेन्यू, और उसका तीसरा आपका क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स, और अधीनता आ गई, उसका राजा कुछ नहीं कर पाएगा आप। ठीक है, अच्छा, हाउएवर फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग, अंडरलाइन कर सकते हैं कभी यदि आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया। क्यों? एज द प्रिंसली स्टेट डिड नॉट ज्वाइन इट। ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1935, बट ड्यू टू दिस 50% वाला रूल इट नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है भैया, तो ये हो गई 3 लिस्ट और ऑल इंडिया फेडरेशन बनना, और बना कि नहीं बना उसके बारे में। अब और क्या था एक्ट में? एक्ट में था डायरकी एबॉलिश करेंगे। एबॉलिश मतलब खत्म करेंगे, खत्म करने के लिए पहले होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से यदि हम आगे ना पढ़ें तो 1919 के हिसाब से डायरकी कहां थी? प्रोविंसेस में। तो एबॉलिश कहां होगी? प्रोविंसेस में। इसमें मतलब आगे नहीं भी पढ़े तो समझ आना चाहिए। चलो, 1919 एक्ट से डायरकी आई थी ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व लिस्ट, है ना। चलो, इट एबॉलिश्ड डायरकी कहां पे? प्रोविंसेस में, जो 1919 एक्ट ने लाया था, जिसकी और उसकी जगह क्या किया गया? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी डाल दी गई। ये वही वाली बात है जो साइमन कमीशन बोल के गए थे। यदि कल आपने साइमन रिपोर्ट पढ़ी घर में, है ना, वो कह रहा था डायरकी वायरकी फेल हो रहा है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दीजिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इट एबॉलिश्ड डायरकी जो प्रोविंसेस में थी, जो 1919 एक्ट में दिया था, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को उसकी जगह रखा गया, ऑटोनॉमस किया गया
इंपावर किया गया। प्रोविंसेस वेर अलाउड टू एक्ट एज अ ऑटोनॉमस यूनिट, इंडिपेंडेंट यूनिट, ठीक है, ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर डिफाइंड स्पीयर, जो उनकी सब्जेक्ट्स हैं, जो उनकी पावर है, जो उनकी कंट्रोल और सर्कल ऑफ अथॉरिटी है, उसमें दे विल बी ऑटोनॉमस। जैसे आपकी कॉलेजेस ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट में पावर जो डीन की होती है, डायरेक्टर की होती है, थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है, और जो किसी से अधीन होते हैं तो अलग बात होती है, ठीक है, ऑटोनॉमस, ठीक है। द ऑटोनॉमी प्रोवाइडेड टू प्रोविंसेस टू थिंग्स, ठीक है, जो नई चीज आई ये ऑटोनॉमी और ये डायरकी हटी, तो उसका मतलब क्या है? पहला, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेयर होली एंड रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, क्योंकि ऑटोनॉमस है आज की डेट में, तो हमारे जो सीएम साहब है और उनकी जो काउंसिल है वो पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे असेंबली की तरफ? हमारे असेंबली की तरफ, है ना। तो याद रखिएगा जो प्रोविंशियल स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो टोटल रिस्पॉन्सिबल है उनकी प्रोविंशियल स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, इसी को तो ऑटोनॉमी कहते हैं। भाई एक चीज बताओ, जो यूनियन टेरिटरी है उसको क्वेश्चन के आंसर किसको देने पड़ेंगे? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, है ना। और जो हम लोग हैं एमपी में यदि कुछ होता है तो पहला सवाल किससे पूछा जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर से, जी हाँ, ठीक है। तो वही वाली बात है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब जो आज हम देख रहे हैं, हमारे कुछ प्रोविंसेस गवर्नमेंट को अब ऑटोनॉमी दी गई है, मतलब देयर विल बी टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर, ठीक है। सेकेंडली, प्रोविंसेस वेयर फ्री फ्रॉम एनी आउटसाइड कंट्रोल एंड इंटरफेरेंस इन अ लार्ज नंबर ऑफ मैटर। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट आज हमारे स्टेट मैटर्स में मिनिमम इंटरफेरेंस रखने की कोशिश करती है, जब रखना होता है तो गवर्नर का यूज कर लेती है और इमरजेंसी लगा देती है, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये दो चीज ऑटोनॉमी इंश्योर की गई 1935 में, जो आज भी होता है हमारे रोजमर्रे के काम में, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपने लेजिस्लेचर, अपने लोगों के लिए, अपने एमएलएज के लिए, ठीक है, प्लस कोई आउटसाइड कंट्रोल हमको ज्यादा नहीं रखा जाता। यही तो ऑटोनॉमी है, यही तो स्टेटहुड है, वरना तो हम यूनियन एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी होते, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा, डायरकी एट द प्रोविंसेस वेयर एबॉलिश्ड, और एक ऑटोनॉमी शब्द आया, जिस ऑटोनॉमी का मतलब दो चीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर लेजिस्लेचर, योर पीपल, योर काउंसिलर्स जो सिलेक्ट होंगे मिनिस्टर, एंड सेकेंडली इंटरफेरेंस कम से कम। देखो इंडिया भी इंटरफेरेंस में है, अमेरिका इंटरफेयर करता है, हम भी करते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ऐसा इंटरफेरेंस जीरो तो नहीं हो सकता, आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन के साथ पॉसिबल ही नहीं है। अब एक चीज बताइए, मैं आज पढ़ा रहा हूं, मैं किसी गुस्सा आ गया या मैं घर का गुस्सा लेके आया, तो मेरी भी पढ़ाई तो इफेक्ट होगी ना, पढ़ाने की शैली, पढ़ाने की स्टाइल। तो वी आर ऑलवेज इंटरफेयर्ड बाय एनीथिंग, तो टोटल इंटरफेरेंस मत कीजिएगा, इसलिए वर्ड यूज कीजिएगा इन लार्ज नंबर ऑफ मैटर्स। इंटरफेरेंस तो हमेशा ही था, लेकिन लार्ज मैटर्स में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी या देने की बात कही गई थी। तो इसका मतलब मैं बोल दूं कि प्रोविंसेस में अब 1919 में जो शुरुआत हुई थी, 35 में नेक्स्ट स्टेप आ चुका है, मोर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द प्रोविंसेस, यही है 1935, ठीक है। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिस्टम इन द प्रोविंसेस, दैट इज, इसका मतलब द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, दोज वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर, आज की डेट में जैसा होता है, ठीक है, who were controlled and removed by the provincial legislature। मतलब आपके कुछ लोग प्रोविंस लेजिस्लेचर का पार्ट बनेंगे, एमएलए, उनमें से जो एग्जीक्यूटिव रहेगा, गवर्नर उनके कंट्रोल में रहेगा। अब ये गवर्नर सेंट्रल लेवल के लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल से थोड़ा ऑटोनॉमी पा चुका है। पहले क्या था, पिछले के एक्ट में याद रखिएगा, गवर्नर इन द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स विल वर्क ऑन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी थी। फिर से देख लीजिएगा, गवर्नर जो प्रोविंस को वो करता है, रूल करता है एडमिनिस्ट्रेटिवली, विल बी रिक्वायर्ड टू एक्ट, किसके हिसाब से चलेगा? जो मिनिस्टर एडवाइस करेंगे, कौन मिनिस्टर? जो स्टेट लेजिस्लेचर के पार्ट होंगे। आज की डेट में भी यही होता है, ठीक है। कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असिस्ट पीएम, सॉरी प्रेसिडेंट, और सीओएम असिस्ट गवर्नर, ठीक है। तो वो चीज आपको देखने को मिल रही है धीरे धीरे। However, governor still retained special reserve power and was not responsible to legislature। कहीं ना कहीं कैरेट एंड स्टिक, अभी भी गवर्नर उसी की सुनता था जो वाइस रॉय था। आज भी देखा जाए तो गवर्नर का यही होता है कभी कभी,
और जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, जो आपको गवर्नर पढ़ाया जाएगा तब, ठीक है, मतलब अभी तो समय है गवर्नर पढ़ने में, टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको एक इशू बता देता हूं। आपने कभी देखा होगा कि जैसे ही नया इलेक्शन होता है लोकसभा का, एक नया पीएम साहब आते हैं या पीएम साहिबा आती हैं, तो अक्सर देखा गया है एक चीज कि पूरे देश के गवर्नर या तो रिजाइन कर देते हैं या तो नए गवर्नर ला दिए जाते हैं और उनको छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गवर्नर के साथ पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है स्टेट में या प्रोविंसेस में गवर्नर की बहुत पावर होती है, और गवर्नर क्या होता है, सेंटर का एजेंट होता है। अच्छा, एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, जब सभा में फर्स्ट पास द पोस्ट या बहुमत दिखानी होती है ना सरकार बनाने के लिए, मतलब सीएम बनाने के लिए, तो वहां पे ऐसा किया गया है कि गवर्नर जिसको चांस दे पहले, वो पहले अपनी मेजोरिटी प्रूव करेगा, मेजोरिटी प्रूव कर लिया तो सीएम बन जाएगा, नहीं होगा तो दूसरी पार्टी को मौका देने की बात चलती है। ये वही वाली बात है, यदि आपने कृष्ण भगवान की कहानी सुनी होगी, कृष्ण भगवान से मदद मांगने आए दुर्योधन और अर्जुन। कृष्ण भगवान उठे तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, लेकिन सबसे पहले दुर्योधन आया था वहां पे, वो सर के पास बैठा हुआ था। अब भगवान ने बोला कि यार मैं जब उठा तो मैंने तेरे को देखा, तेरे को पहले देखा, तो भाई मैं तेरे से पहले बोल देता हूं कि भाई तुझे क्या चाहिए, मेरी सेना चाहिए कि मैं चाहिए, ठीक है। तो गवर्नर को रात को 3 बजे फोन आया किसी सीएम का, मान लो वो ना उठाए, मैं सो रहा था भाई, 7 बजे लेकिन दूसरी पार्टी के लोग पहुंच जाए अपनी बहुमत प्रूफ करने। राजस्थान में हुआ कुछ महीनों सालों पहले, 1 साल पहले, ठीक है, राजस्थान में भी हुआ था आज से 1.5-2 साल पहले, हाँ ठीक है, आपके यहाँ भी हुआ, महाराष्ट्र में हो ही रहा था। तो वहां पे जब गवर्नर रूल होता है तो कौन है गवर्नर, आपका आदमी। यदि गवर्नर किसी पार्टी का आदमी है जो सेंटर का है, तो वो वहां पे उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, कुछ पावर होती है एज पर द लाइन, मेरे को जो पावर दी गई है अंडर द एग्रीमेंट मैंने साइन किया है सबसे, उसके अकॉर्डिंगली मेरे को पैसे मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो काम दिया जाएगा करूंगा। लेकिन कुछ पावर डिस्क्रिशन होती है जो लिखी नहीं जा सकती, रेसिड्यूरी पावर। अब क्लास में आज किसी को पनिश करना है तो मैं अपना एग्रीमेंट थोड़ी करूंगा कि मेरे को पावर है कि नहीं, और ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है, तो आई हैव द डिस्क्रिशन, मेरा जो मन करे मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो वहां पे डिस्क्रिशन किसका है, मेरे मन का, मेरे सब्जेक्टिवनेस का, मेरे टेस्ट का, मेरे दिमाग का, सीधी बात है। तो वहां पे क्या, गवर्नर बहुत क्रूशियल हो जाता है, और गवर्नर क्रूशियल हो जाता है तो आपने देखा होगा अचानक सरकार पलट जाती है, या कुछ लोग बोलते हैं कि हम बहुमत प्रूव कर रहे हैं, हमको मौका ही नहीं मिल रहा, हाईकोर्ट चले जाते हैं, ये मिस यूज ऑफ पावर है गवर्नर की। तो ऐसे बहुत सारी चीजें। एक और चीज बताऊं, कुछ बिल जो लेजिस्लेचर पास करती है ना, कभी कभी गवर्नर उस बिल को पार्लियामेंट भेज सकता है, मतलब प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है, तो इंटरफेरेंस हुआ। तो गवर्नर एक लिंक है, गवर्नर इज अ लिंक। गवर्नर कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो आपको अपॉइंट किया आप उसके लिए ज्यादा वो रहोगे ना। इलेक्ट होता है गवर्नर, कभी नहीं। पहली क्लास में हम क्या सीख रहे हैं, इलेक्शन और नॉमिनेशन के यही प्रोज एंड कॉन्स है। तुम इलेक्टेड हो नहीं, तुम नॉमिनेटेड हो। किसने नॉमिनेट किया, प्रेसिडेंट ने। प्रेसिडेंट को कौन नॉमिनेट किया, देखा जाए तो पीएम जो थे या बीजेपी थी, उन्होंने ही प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनाया। कांग्रेस की तरफ से भी कुछ लोग खड़े थे, वो नहीं जीते। कोशिश यही थी कि बहुमत उन्हीं के बनेगा प्रेसिडेंट। तो भाई एक अलायंस तो होता है ना, एलिजेंस तो होता है ना। तो इस तरह से कोशिश की जाती है कि सेंट्रल स्टेट पे कंट्रोल करे। कैसे, यहां तो खुद की गवर्नेंस है, खुद के इलेक्टेड मेंबर है। भाई बीजेपी ऊपर है, कांग्रेस में सरकार बनी है नीचे, लेकिन हम एक अपना एजेंट तो बना सकते हैं गवर्नर, जो मेरी पार्टी का हो, या मेरी पार्टी का तो नहीं होगा, पार्टी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन था तो मेरी पार्टी का मेंबर। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है गवर्नर का रोल। आज भी हमारे सभी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस गवर्नर के थ्रू आते हैं, और गवर्नर की अपॉइंटमेंट सेंट्रल लेवल पे होती है। तो ये मिसयूज ऑफ पावर बहुत देखा गया है, आपके यूपीएससी में बहुत बार सवाल पूछे भी गए हैं, तो आपको भी इसके आंसर्स लिखने पड़ेंगे आगे जाके। ठीक है, कि गवर्नर पावर हैज बीन मिसयूज्ड, गवर्नर रूल बहुत बार लाया दिया जाता है। ठीक है, सरकार गिरा दी जाती है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा, गवर्नर के पास अभी भी स्पेशल पावर्स थी, गवर्नर के पास अभी भी स्पेशल पावर्स थी, और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था लेजिस्लेचर को, अभी भी नहीं है। इलेक्ट किए हो क्या गवर्नर, नहीं, इज मोर रिस्पॉन्सिबल टू द सेंटर।
ठीक है, चलिए लेजिस्लेचर को तब भी नहीं है अपॉइंटमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो प्लीज ये इशू याद रखिएगा। द ब्रिटिश अथॉरिटीज कुड स्टिल सस्पेंड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्या आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर सकती है? हाँ, गवर्नर रूल तो लाया जा सकता है ना, आर्टिकल 356। आर्टिकल 352 बोलता है देश में नेशनल इमरजेंसी, इंदिरा गांधी वाला। स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल कहते हैं उसको, ठीक है, 356, ठीक है, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 इमरजेंसी है हमारे देश में, ठीक है, याद रखिएगा। तो ब्रिटिश अथॉरिटी कभी भी चाहे ना किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो इलेक्टेड है आप लोग द्वारा, उसको भंग कर देगी। और यदि भंग कर देगी, लेजिस्लेचर है नहीं, तो उसका लेजिस्लेचर काम कौन देखेगा? इंडियन पार्लियामेंट, सेंट्रल पार्लियामेंट। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आज जो हम कर रहे हैं वो इन्हीं की देन है 35 की। क्यों? उस समय क्या था ना, उनको पावर सेंट्रलाइज रखनी थी, और हमने भी सोचा कि सेंट्रलाइज पावर में थोड़ा फायदा तो होता है, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ट्रू। सेंट्रल पावर में यदि मैं सेंट्रलाइज पावर रखता हूं तो मैं कंट्रोल में रख पाऊंगा क्लास को। यदि ये क्लास टोटली डेमोक्रेटिक हो जाए तो फिर एनार्की हो जाती है, किसी का कुछ और मन, किसी का और कुछ मन, किसी का और तरीका, किसी का कुछ और तरीका। तो फुल डेमोक्रेसी इज अ मिथ, ये पर्सनली मेरा मानना है, मैं कहीं बता नहीं रहा हूं। फुल डेमोक्रेसी इज अ मिथ, पॉसिबल भी नहीं है। तुम ही बताओ, तुम्हारे घर में 4 लोग हैं, तुम पापा हो, तुम वो मेन, ठीक है। अब तुम बताओ, तुम सबसे पूछोगे कि बताओ कहाँ चले आज, जैनुमा चले खाने, कि वो जो कहाँ है, पीछे एक दुकान है ना जो थाली खिलाता है, जैन भोजनालय है ना, वहां चले, कि भोजपुर चले, वहां पे दाल बाटी खाएंगे। अब 3 लोग हो, क्या करोगे? डेमोक्रेसी हर जगह तो हो नहीं सकती, और डेमोक्रेसी ज्यादा करोगे तो तुम देख ही रहे हो, फुल बहुमत तो मिलेंगी नहीं किसी को। तो इसीलिए ना आपको एक सेंटर पावर रखनी पड़ेगी, वरना आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। ये पूरी क्लास को मैं डेमोक्रेटिक कर देता हूं, कोई उठ के जा रहा है, कोई फोन पे उठा रहा है, अभी कम से कम डर है सेंट्रलाइजेशन का, पावर का, ठीक है, इसका बहुत फर्क पड़ता है। तो याद रखिएगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अभी भी गिर सकती है, वो भी गिरा सकते हैं, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट रिटेन्ड इट्स सुप्रीमेसी ओवर द इंडियन लेजिस्लेचर, कहां? फेडरेशन हो कि प्रोविंसेस में हो। आज की डेट में, इसीलिए आपने एक वर्ड सुना होगा, इंडियन पॉलिटी इज फेडरेशन विथ सेंट्रली बायस्ड। आप सब आईएएस ऑफिसर बनोगे, कौन रिक्रूट किया? सेंटर। 15 साल कहां काम करोगे? स्टेट में। आपका रिक्रूटमेंट कहां हुआ? सेंट्रल लेवल पे। एलिजेंस ज्यादा कहां रहेगी? वहीं पे रहेगी। यदि स्टेट ऑर्डर सेंट्रल ऑर्डर आया तो फिर आपको दोनों को संभालना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट का सबसे बड़ा ऑफिसर कौन? गवर्नर, देखा जाए एग्जीक्यूटिव, वो कहां से आया? सेंटर से। सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर कौन? चीफ सेक्रेटरी। आईएएस एमपीपीएससी बनाता है कि यूपीएससी बनाता है? तो वहां भी कंट्रोल किसका? सेंटर का। तो वी आर एक्चुअली कहीं ना कहीं बायस्ड, ठीक है। तो इसीलिए हमको फुल फेडरेशन बोला ही नहीं जाता, हमको क्या बोला जाता है? क्वाजी फेडरल, या फेडरेशन विथ यूनिटरी बायस्ड, फेडरेशन विथ सेंट्रली बायस्ड। हम बायस्ड हैं, ठीक है। हाँ बोलो। डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी है, तो क्या एसपी बन सकता है बाय प्रमोशन या कुछ? हाँ बनते ही हैं यार, प्रमोटी एसपी कहलाते हैं। मतलब सेंटर से तो स्टेट से सेंटर में कैसे जाते हैं? वो डेप्यूटेशन पे जाते हैं। यदि कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है ना, तो देयर इज अ वर्ड डेप्यूटेशन। जैसे आपने सुना होगा कि कोई आईपीएस ऑफिसर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको डेप्यूटेशन में सीबीआई भेज देते हैं। तो डेप्यूटेशन में तो कोई भी कहीं भी जा सकता है यार। लोग आर्मी से आईबी में चले जाते हैं, आईबी से आर्मी में चले जाते हैं, स्पेशल आर्मी फोर्सेज होती हैं। डेप्यूटेशन में तो कहीं भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने रिसोर्सेज भी यूज कर सकती है। और रही बात एमपीपीएससी क्वालिफाइड लोग डीएसपी डीसी बन जाते हैं, प्रमोट ये समय लगता है। ये वही वाली डिफरेंस है, तुम यूपीएससी में आईएएस बनोगे 4 से 5 साल बाद, पहले तो एसडीएम ही बनाते हैं, और वही एमपीपीएससी वाला बनेंगे 10 से 11 साल बाद। तो आप 11 से 10 साल पीछे हो। वो जब सेक्रेटरी बनेंगे तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जाओगे, वो जब रिटायर होंगे तो आप 1 ही 2 प्रमोशन पाओगे। एक्चुअली दिक्कत चीज क्या है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में घुसने के तरीके हैं। ग्रुप ए में घुसना है तो यूपीएससी निकालो, ग्रुप बी में निकलना है तो एमपीपीएससी स्टेट पीएससी निकालो, ग्रुप सी में घुसना है तो आप एसएससी निकालो। अब मान लो मैं एसएससी की पोस्ट बताऊं, आईबी इंस्पेक्टर, ये होते हैं इंस्पेक्टर्स, ये होते हैं डिप्टी कमिश्नर, ये होते हैं कमिश्नर्स, और ये आप मानिए डिप्टी कमिश्नर। अब जो इंस्पेक्टर है वो प्रमोट होकर डिप्टी कमिश्नर बन पाएगा,
जो डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर बन पाएगा, जो कमिश्नर है वो हाईएस्ट पोजीशन में जाएगा, क्योंकि भाई सर्विस सर्विस उतनी है आपकी, ठीक है। अब कोई आदमी यदि थानेदार बना है, सॉरी कोई एसआई भर्ती हुआ है तो प्रमोट हो जाएगा, जो हवलदार प्रमोट हुआ है उसको एसआई बनना है, एसआई बनना है, फिर जाके बन पाएगा, ठीक है। ब्रिटिश में ये रूल है कि हर डीएसपी को, हर एसपी को पहले हवलदार से ही नौकरी मिलती है। ब्रिटिश पुलिस में ये रूल है, शुरुआत आपकी हवलदार लेवल पे ही होगी, प्रमोट होके आप अच्छा काम करोगे तो आप कुछ भी बन सकते हो। हमारे यहाँ एसआई की अलग एग्जाम होती है, कांस्टेबल अलग होती है, डीएसपी अलग होती है, एसपी अलग होती है। आप अपनी क्षमताओं के हिसाब से कहीं भी एंट्री लीजिए। यदि आप एसपी लेवल पे एंट्री लेते हो तो आप डीआईजी आईजी लेवल तक जाओगे, और यदि आप कांस्टेबल बनते हो तो आप बहुत साल के अंदर यदि बन गए, तो मेरे को आइडिया नहीं ज्यादा, एएसआई बन गए तो बन गए। अब ऐसे पटवारी यदि पिताजी रिक्रूट हुए तो आरआई तक जा पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो नया तहसीलदार हुआ वो जाते जाते एसडीएम बन जाएगा रिटायर होते होते। तो ये हायरार्की है जिसमें आप घुस जाए, ठीक है। चलिए, तो सुप्रीमेसी हमेशा एक बायस्ड नेचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट का भी रहा है टुवर्ड्स द यूनिटरी। दिस एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 1937 और 1939 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। एक फैक्ट बता रहा हूं आपको, 1935 एक्ट आया, इन एक्ट होने में 37 लगा, 39 में डिसकंटिन्यू कर दिया। क्यों? ऑलमोस्ट आजादी होने वाली थी, कोई ज्यादा जरूरत थी भी नहीं इतना पैसा खर्च करना या इतना दिमाग लगाने की, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग यही दो एक्ट थे, 1919 प्रोविंसेस और 35 सेंटर, इससे देश चल रहा था। फिर हमने खुद का संविधान ले आए। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट सेंटर। डायरकी सेंटर में कब आई? 35। प्रोविंसेस में कब आई? 1919। और प्रोविंसेस से हटी कब? 35। याद रखना भाई, ठीक है। कुछ पूछना है मैडम? अच्छा, तो डायरकी सेंटर में आती है 1935 एक्ट से। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। ऑल इंडिया फेडरेशन हो गया, ऑटोनॉमी क्या होती है, और नया पॉइंट डायरकी क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है। और अगला पॉइंट ये डायरकी वही वाली बात हो गई, सब्जेक्ट्स वाली बात समझ लेते हैं। पहले स्टेट लेवल पे थी, अब सेंट्रल लेवल पे देखते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द फेडरल सब्जेक्ट मतलब यूनियन सब्जेक्ट was divided into reserved and transferred। मैं आपको समझा चुका हूं, रिजर्व मैं रिजर्व किया हूं, ट्रांसफर मैंने तुमको दे दिया, ऐसे याद कर लेना हिंदी में। रिजर्व सब्जेक्ट was controlled by the governor general who administered them with the help of 3 counselor appointed by him। तो मतलब रिजर्व मतलब सबसे पावरफुल चीज है, तो खुद गवर्नर जनरल रखता था और 3 काउंसलर जिसको वही अपॉइंट करेगा, ठीक है। सही बात है। दे वे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, कोई मतलब नहीं है। दे आर नॉट क्वेश्चनेबल, दे आर नॉट आंसरेबल, ठीक है। फुल पावर। सब्जेक्ट कौन से था? डिफेंस, आप देख ही रहे हो। चर्च, भाई अपना रिलीजन ही होता है, उनके लिए चर्च बहुत इंपॉर्टेंट था। एक्सटर्नल अफेयर्स, प्रेस, कुछ भी देश के बारे में यदि किसी की मौत हुई, किसी पे लाठीचार्ज हुआ, किसी ने कोई कुछ लिखा, जाना ही नहीं चाहिए लोगों तक, ठीक है। पुलिस, टैक्सेशन, जस्टिस, पावर, ट्राइबल अफेयर्स सब अपने पास रखा उन्होंने, ठीक है। तो ऐसे याद रहने में इजी होता है। ट्रांसफर जो हमको दे दिया, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दे दिया। ट्रांसफर सब्जेक्ट वो थे जो गवर्नर जनरली एडमिनिस्टर करेगा, लेकिन अपने बंदों के साथ नहीं। किसके साथ? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? जो फेडरल लेजिस्लेचर से आएंगे, है ना। फेडरल लेजिस्लेचर से लोग आ गए, उसमें से कुछ लोग मिनिस्टर बनेंगे। मोदी जी की सरकार आई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, उसमें से कुछ लोग मिनिस्टर बनेंगे, कुछ लोग एमपी रहेंगे, वो लोग, ठीक है। 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। काउंसिल हैड टू एक्ट इन कॉन्फिडेंस विद द लेजिस्लेचर। मोदी जी कुछ भी नहीं कर सकते, बिल पास कराना पड़ेगा, तो कॉन्फिडेंस और क्वेश्चन और आंसर उनको लेजिस्लेचर करना पड़ेगा। लेकिन रिजर्व्ड के लिए कोई जरूरत नहीं। मतलब हमारा रिजर्व सब्जेक्ट चल रहा है प्रेसिडेंशियल रूल, ट्रंप को किसी से नहीं पूछना। और हमारा जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है वो चल रहा है पार्लियामेंट्री रूल, पार्लियामेंट से एक्ट पास कराओ, वरना सब चीज बस प्रोक्लोमेशन है, आपके वादे हैं, ठीक है। चलिए, द सब्जेक्ट इन द लिस्ट वाज लोकल गवर्नमेंट, फॉरेस्ट, एजुकेशन, हेल्थ। ये एजुकेशन, हेल्थ और फॉरेस्ट याद रखो, हर जगह फिट बैठ रहा है, ठीक है, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज व्हाट डायरकी एट सेंटर abolished through this act at provinces and brought to center, ठीक है। वही ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट, प्लीज याद रखिएगा, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट 1935 का, गवर्नर जनरल हैड अ स्पेशल पावर टू इंटरफेयर इन द ट्रांसफर सब्जेक्ट। बहुत खूब, कैरेट एंड स्टिक, ठीक हर जगह, है ना।
However, the provision of this act did not come into operation at all. तो आपको पता है आगे जाके नहीं हुआ था, ठीक है। अब बाइकैमरल फेडरल लेजिस्लेचर वुड बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, वो तो आपको पता ही है, एक फेडरल में बाइकैम 2 हाउसेस, ठीक है। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट बोलेंगे, 260 मेंबर, जो एक परमानेंट बॉडी होगी, 1/3 लोग रिटायर होंगे हर तीसरे साल। अब रूल चेंज हो गया है, 1/3 दूसरे साल। तो 35 एक्ट अलग है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, मिक्स मत कर देना। उसमें ऑर्डिनेंस किसमें है, मतलब ऑर्डिनेंस एक्ट 6 वीक का है, इसमें 6 मंथ का है, ठीक है। आपके यहाँ 6 वीक फ्रॉम द सेकेंड हाउस की अपेयरिंग, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो प्लीज याद रखिएगा। राज्यसभा परमानेंट बॉडी थी, 1/3 लोग जो भी थे इसमें वो हर तीसरे साल रिटायर होते थे और रिन्यू होता रहता था, ठीक है। ये थी राज्यसभा बाइकैमरल स्ट्रक्चर। अच्छा, आज भी राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, लोकसभा भंग होती है, हर 5 साल में इलेक्शन होता है लोकसभा का, लेकिन राज्यसभा परमानेंट बॉडी, राज्यसभा भंग नहीं होती, क्यों? सेंटर तो लोकसभा भी है दीदी। यदि आप नाम पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। लोकसभा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, अब इलेक्शन हो ही ना 5 साल में या 3 साल में या 10 साल में, तो पीपल्स का तो वही हो गया। तुम्हारे दादा ने एक बार वोट किया था, 20 साल तक वही चल रहा है, तो एक टेन्योर तो होना पड़ेगा। लेकिन दूसरा है काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या स्टेट भंग हो सकती है? मतलब यदि मैं राज्यसभा गिरा दूं, मतलब स्टेट का रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेवल हैज बीन डिसॉल्व्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल। जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना भाई, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन हमें हमेशा बना रहना चाहिए भाई। स्टेट अपने में ऑटोनॉमस है, स्टेट अपने में ऑटोनॉमस है, अपना काम कर रहा है, लेकिन वही स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ फेडरेशन। वही राज्यसभा है, राज्यसभा में स्टेट के लोग जाते हैं, 11 स्टेट के लोग जाएंगे, उनको क्या बोले जाएगा? वो कोई कॉन्स्टिट्यूंसी से जाते हैं क्या? हमारे सिंधिया जी यहाँ से यदि राज्यसभा मेंबर हैं तो किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं क्या? नहीं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा मेंबर, कर्नाटका से राज्यसभा मेंबर, और जब लोकसभा आता है तो भोपाल ईस्ट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, टीकमगढ़ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो लोकसभा बनती है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन से, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन। तो यदि आप स्टेट काउंसिल को ही भंग करते हो, ठीक है, तो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा माना जाता है कि स्टेट के जो एक स्ट्रक्चर है उसको डिसॉल्व कर दिया। दैट इज नॉट पॉसिबल, द फेडरेशन कैन नॉट बी डिसॉल्व। तो ये परमानेंट बॉडी है, रिप्रेजेंटेशन चेंज होता रहता है। लेकिन लोकसभा 5 साल में डिसॉल्व होगी, अभी नवंबर में अगले साल इलेक्शन है, उससे पहले डिसॉल्व होगी। आपने पढ़ा था ना, समन प्रोरोग एंड डिसॉल्व एडजॉर्न, डिसॉल्व होगी, भंग हो जाएगी, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी और आपके क्या बोलते हैं राहुल गांधी जी, दोनों इक्वल पे आ जाएंगे, दोनों फिर री इलेक्ट होके जो बनेगा, ठीक है। पीपल एस्पिरेशंस चेंज होंगी। राजस्थान में देखिए हर बार बीजेपी कांग्रेस चलता रहता है। तो लोकसभा राज्य की सभा, इट्स अ परमानेंट बॉडी, इसलिए भंग नहीं होते। हो गया। द लोअर हाउस वाज कॉल्ड फेडरल असेंबली, आगे नाम चेंज होगा, ठीक है। ये 375 मेंबर्स थे, इसकी टर्म 5 साल थी, और इससे पहले डिसॉल्व हो सकती थी। राज्यसभा डिसॉल्व हो सकती थी क्या? लिखा है ऊपर? नहीं, लेकिन ये डिसॉल्व हो सकती थी। सरकार गिरा दो, एमपी की गिरी थी ना बीच में, It introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces। मतलब बाइकैमरलिज्म सेंटर में तो था ही 1919 से, लेकिन अभी स्टेट में भी 2 हाउसेस हुए। 11 प्रोविंस में, 6 प्रोविंस में बाइकैमरलिज्म आ गया। जैसे महाराष्ट्र और बिहार में आज भी विधानसभा विधान परिषद है, हमारे यहां बस विधानसभा है, ठीक है। स्टेट असेंबली एंड स्टेट काउंसिल, ठीक है, ठीक है। प्लीज याद रखिएगा, विच एक्ट ब्रॉट बाइकैमरलिज्म एट सेंटर, at center, which act brought bicameralism at provinces to 35। और सेंटर में पिछले बार भी तो आ गई थी यार, है ना? सेंटर हाफ क्या होता है? आधा, सेंटर में आधा कैसे होगा, है ना? देख ले एक बार, चेक कर ले, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा, डायआर्की स्टेट से सेंटर गई, ठीक है, और इसमें क्या बाइकैमरलिज्म
प्रोविंसेस में भी अलाउ कर दिए, पूरे जगह नहीं, आज भी क्या। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है? आज यदि क्वेश्चन पूछूं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ेंगे, तो जब हम विधानसभा पढ़ेंगे तो विधान परिषद भी पढ़ानी पड़ेगी आपको, दोनों की पावर पढ़ानी पड़ेगी, लोकसभा राज्यसभा पढ़ाना पड़ेगा। तो विधानसभा एमपी में नहीं है, परिषद में एमपी में नहीं है, बिहार महाराष्ट्र में है। उसका एक पॉजिटिव रीजन बता देता हूं मैं। पॉजिटिव रीजन ये है कि पीपल ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ज्यादा चाहिए। तो जैसे लोकसभा राज्यसभा दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, है ना। तो स्टेट में यदि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं लगता, तो वी कैन हैव अ विधान परिषद। विधान परिषद का इलेक्शन भी बहुत अजीब सा होता है। जो यूनिवर्सिटी में रहते हैं, जो प्रोफेसर रहते हैं, टीचर रहते हैं, सब नहीं इलेक्ट करते विधान परिषद में। आपके यहाँ होता नहीं, इसलिए आपको पता नहीं, ठीक है। विधान परिषद में टोटल इलेक्शन नहीं होता, मैं पढ़ाऊंगा, वो अलग ही प्रोसेस है, ठीक है। उसकी कुछ क्वालिफिकेशन होती है, जो ग्रेजुएट है 2 साल से, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी होती है, ठीक है। तो अब एक चीज याद रखिएगा, ये तो अच्छा पॉइंट हो गया। गलत पॉइंट बताता हूं, मिसयूज इसका। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ेंगे ना, जब आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो ब्रिटेन में एक रूल है दोस्त, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल है कि लोकसभा वहां भी होगी, राज्यसभा वहां भी होगी, लेकिन वहां जिसको भी पीएम बनना है उसको हाउस ऑफ पीपल से ही आना पड़ेगा, हाउस ऑफ कॉमन से नहीं आएगा। वहां हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। लोकसभा राज्यसभा याद रखो, लेकिन लिख मत आना लोकसभा और राज्यसभा ना, ठीक है। तो हाउस ऑफ पीपल से ही आना चाहिए, हाउस ऑफ कॉमन से नहीं आएंगे, इंडिया वर्जन। मतलब ब्रिटेन के हिसाब से लोकसभा मेंबर ही पीएम बन सकता है, राज्यसभा मेंबर पीएम नहीं बन सकता, ब्रिटेन के हिसाब से। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, हम जब कॉपी पेस्ट कर रहे थे हम अपने हिसाब से किए, ठीक है, सहूलियत के हिसाब से। हमारे यहाँ पे आप यदि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, आप इंडिया के पीएम बन सकते हो। हालांकि यदि मैं पीएम बन जाता हूं और मैं लोकसभा मेंबर हूं, तो देयर आर चांसेस कि आई हैव बीन वोटेड बाय सम पीपल इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना। लेकिन मैं राज्यसभा मेंबर बन जाता हूं तो तुमने तो मेरे को वोट ही नहीं किया। राज्यसभा मेंबर तो ऐसे नॉमिनेट होके आते हैं या इनडायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं। तो पीपल का प्रेसिडेंट तो हुआ ही, पीपल का प्राइम मिनिस्टर तो हुआ ही नहीं, प्रेसिडेंट तो वैसे ही नहीं पीपल का है। तो ब्रिटेन ये मानती है कि जिसके पास खुद पीपल्स पावर हो ना, उसको पीएम बनाइए। हमने क्या है, राज्यसभा मेंबर को भी बनाया, ठीक है। राज्यसभा मेंबर को सोचो, मान लो एक केस बताता हूं, एक केस हुआ था हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के साथ। लोकसभा मेंबर थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी क्या बोलते हैं कुछ इलेक्शन मैल प्रैक्टिसेस के कारण उनकी सीट रद्द कर दी। अब उन्होंने बोला राज्यसभा मेंबर बन जाती हूँ, 15 लोगों ने उसको राज्यसभा मेंबर बना दिया। एक राज्यसभा मेंबर मेरा आदमी कल बैठ गया, मैं उससे राज्यसभा मेंबर बन गया, मेरे पीएम पे आंच नहीं आई। मनमोहन सिंह को तुम लोग इलेक्ट किए थे क्या? ही वॉज अ राज्यसभा मेंबर फ्रॉम असम, एंड ही बिकेम योर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वी अलाउ राज्यसभा मेंबर्स टू बिकम। एक क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, उसका आंसर आप लोग मेरे को दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा, 2-3 नाम याद आ रहे हैं। आज तक कितने इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो राज्यसभा मेंबर से पीएम बने हैं? एक मनमोहन सिंह है, एक इंदिरा गांधी है, एक इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई के गुजराल जी भी हैं, ठीक है। मेरे को गलती हो सकती है तो आप प्लीज देखिएगा, बहुत कम बार ऐसा हुआ है। अब एक चीज बताइए, अरुण जेटली जी आपके लॉ मिनिस्टर थे, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, लोकसभा में जीती हो इलेक्शन? नहीं, राज्यसभा मेंबर थे। एक और चीज बताता हूँ, फन फैक्ट, हमारे देश का संविधान बनाने वाले अंबेडकर जी को आज तक इस देश में लोकसभा इलेक्शन नहीं जीत पाए वो। क्यों? कास्टिज्म। वोट तो आखिरकार कास्ट पे ही पड़ते हैं दोस्त, तुम लोग भी वही करते हो, इतने पढ़े लिखे होने के बाद हम भी कर देते हैं। बी.आर. अंबेडकर जी कभी भी लोकसभा मेंबर नहीं बन पाए, कभी इलेक्शन नहीं जीत पाए, फिर वो राज्यसभा मेंबर बनते थे, फिर उनको मिनिस्टर बनाया जाता। अब यदि ये चीज समझ चुके हो कि राज्यसभा मेंबर के लिए ज्यादा माथापच्ची तो है नहीं। अच्छा, क्यों हमारा पीएम 2 जगह से लड़ता है? मोदी जी 2 जगह से लड़े थे, एक जगह से हार गए तो दूसरा संभल जाएगा और लोकसभा की सीट बच जाएगी। इसलिए आपके राहुल गांधी जी भी लोकसभा में 2 जगह से खड़े थे, नॉर्थ इंडिया में जहां से खड़े थे अमेठी से, वो हार गए थे। फिर वो साउथ इंडिया की जो पोस्ट थी उनकी, केरला की थी या तमिलनाडु, केरला की थी, मोस्टली केरला की थी ना, उससे वो लोकसभा मेंबर बने।
तो 2 लोकसभा मेंबर में क्यों पीएम कैंडिडेट खड़े होते हैं? भाई तुम यदि वहां हार गए, तुम्हारा वैसे ही एक बहुत बड़ा मत खत्म हो गया, सोशल मीडिया हालत खराब कर देगी। मोदी जी दोनों जगह जीते, फिर मोदी जी ने क्या छोड़ा? गुजरात छोड़ा। आज वो बनारस से एमपी हैं। क्यों? गुजरात तो वैसे ही उनका सीएम रहे हैं 15 साल, तो उन्होंने यूपी में भी पकड़ बना ली। ये पॉलिटिक्स होती है। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे यहां दोनों ही बन सकते हैं। अब आते हैं इसमें, इस वाले पॉइंट में, यदि मेरे एमपी में, एक सेकंड मैडम बता लेने दीजिए बस, फिर आप कीजिएगा। यदि मेरे एमपी बिहार में लोकसभा असेंबली है और एलसी भी है, तो यदि मैं एलसी का भी पार्ट बन जाऊं तो मैं मिनिस्टर बन सकता हूं। यदि मैं लेजिस्लेटिव असेंबली से जीता नहीं और मैं एमएलसी मेंबर हूं, तो मैं बन जाऊंगा मिनिस्टर। बन ही सकता हूं ना, क्योंकि मैं तो हूं एमएलए टाइप, एमएलसी तो हुई। तो ऐसा होता है। तो ये मिस यूज है, ठीक है। कहीं कहीं परिषद इसलिए बनाई गई, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा तो डेमोक्रेसी ज्यादा, डिसेंट उस लेवल पे, डिबेट उस लेवल पे, डिस्कशन उस लेवल पे। एक एक्ट लोकसभा से राज्यसभा जाता है, 500 300 700 लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। वैसे तुम्हारे यहां पर 230 लोग डिस्कस करते हैं, एमएलसी होता है 230 और मान लो 50 और, पहले से तो बेहतर है डिस्कशन, बेहतर एक्ट आएंगे, बेहतर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन क्रिएट होगा। ये तो अच्छी बात हो गई। गलत बात क्या हो गई? इट इज अ सेफ हाउस फॉर द मिनिस्टर्स। तुम नहीं जीत पाए इलेक्शन, छोटू मेरे छोटा भाई, एमएलसी बना देते हैं, चल राज्यसभा मेंबर बन के वो बन जाए। सिंधिया जी आपके यहां इलेक्शन हारे, तुम ही लोग हरवाया रघुवंशियों ने, ठीक है। तो रघुवंशी ने हरवाया, ऐसा बोला जाता है, चल जान दो, अच्छा जान दो, वो हारे, वो चले गए राज्यसभा मेंबर। क्योंकि राज्यसभा मेंबर है इसलिए वो क्या है? सिविल एविएशन मिनिस्टर। लोकसभा मेंबर है क्या? वो नहीं है। और रूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इफ यू आर बीइंग मेड एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, 6 महीने के अंदर अंदर बिकम द पार्लियामेंट मेंबर। यदि आप 6 महीने में नहीं बन पाए तो आप एक रिट लगा दोगे। कौन सा? एक रिट फंडामेंटल राइट, क्यू वारंट। किस वारंट से आप एक पब्लिक पोस्ट में बैठे हो? यू आर नॉट अ पार्लियामेंट मेंबर। आर्टिकल 32 आपकी फंडामेंटल राइट, क्यू वारंट हो, किस वारंट से? तो याद रखिए, जयललिता जी जो बहुत बड़े केस में फंसी थी, आपके मम्मी पापा से पूछेगा, उनके घर से इतने सारे चप्पल निकले थे, साड़ी निकली थी, सोना निकला था, इलेक्शन मैल प्रैक्टिस, वो सीएम कैसे रहेंगी? क्योंकि अब तो असेंबली मेंबर है ही नहीं। कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से बना देंगे, 6 महीने तो बन ही सकती हैं, समझ रहे हो ना। तो ये एक इसका नेगेटिव है जो आगे जाके और समझ आएगा आपको। दिस इज व्हाट द लोअर हाउस इन द द बाइकैमरल हाउस इन द प्रोविंसेस के पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव बता दिया रिप्रेजेंटेशन, नेगेटिव सेफ हाउस फॉर द मिनिस्टर एंड देयर मेंबर्स जो उनके घर के पास होते हैं, ठीक है। अब भाई मेरे पापा पीएम है, अब मैं उनका बेटा हूं, नहीं जीत पा रहा, लोकसभा मेंबर तो नहीं बन पाऊंगा, चाहे जो हो जाए, राज्यसभा मेंबर तो बन ही जाऊंगा। और राज्यसभा मेंबर बन के मान लो एक 5 साल का टेन्योर में मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री में बवाल मचा दिया, मेरा नाम रोज मीडिया में आ रहा है, अगले साल लोकसभा मेंबर जितवा दोगे? वही वाली बात है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, नहीं हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाँ ठीक है, सीनेट, हाँ ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वेरी सॉरी, हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाँ हाँ, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाँ वो लोकसभा वाला, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड, और यूएसए में सीनेट बोलते हैं, ठीक ठीक। द लेजिस्लेचर ऑफ द बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूपी यूनाइटेड प्रोविंस, जो उत्तर प्रदेश बना आगे जाके, वेर मेड बाइकैमरल ऑफ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था अपर हाउस जैसे राज्यसभा, और लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा टाइप लोअर हाउस, ठीक है। तो ये बाइकैमरल स्ट्रक्चर है, इसके बारे में भी बेसिक मैंने बता दिया, जो आगे जाके आपको पढ़ाया जाएगा जब हम पार्ट 6 पढ़ाएंगे, यूनियन स्टेट लेजिस्लेचर ये सब। However, many restrictions were placed on them। फालतू ही था, सेफ हाउस ही आज की डेट में ज्यादा पावर नहीं होती, राज्यसभा की उतनी पावर नहीं है, खासकर फाइनेंस में, बाकी जगह इक्वल पावर है,
लेकिन बजट वजट वो राज्यसभा पास नहीं करता, ठीक है। मनी बिल पास नहीं कर सकता, यदि आपने पढ़ा होगा कि कुछ लोगों ने, ठीक है। और एमएलसी की तो और कोई पावर नहीं होती, बस इतना है लाल बत्ती में एमएलसी लिख देते हैं, थोड़ी कम पावर होती है, इक्वल पावर तो नहीं रखी जाती। सेंटर बोथ हाउस हैड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। तो अब फेडरेशन बन रहा है तो प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, तो सेंटर में भी हर हाउस में, लोकसभा राज्यसभा में प्रिंसली स्टेट के मेंबर्स होंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट रूलर से नॉमिनेट होके आएंगे और पॉपुलरली इलेक्ट नहीं होंगे, ये आपको पता ही है, ठीक है। दूसरा, ब्रिटिश इंडिया के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो इलेक्टेड होंगे और कुछ गवर्नर जनरल नॉमिनेट करेगा, मतलब प्रोविंसेस से इलेक्शन होगा प्लस नॉमिनेशन होगा और प्रिंसली स्टेट से ओनली नॉमिनेशन होगा, ठीक है, जो आप पहले भी जान चुके जब ऑल इंडिया फेडरेशन बन रहा था। इट फर्दर एक्सटेंडेड ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेटिव, कैरेट एंड स्टिक, ठीक है, और डिवाइड एंड रूल करो और इनके बीच में फूट डालिए। तो इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास, एससी, वुमेन एंड लेबर। डिप्रेस्ड क्लास तो छोड़ दीजिए, पूना पैक्ट हो चुका है, डजंट मैटर। वुमेन को भी देना है और लेबर्स को भी देना है। लेबर मतलब कोई भी वर्कर जो लेबर क्लास में आता है, मतलब किसी इंडस्ट्री के लेबर में आता है, उनकी बहुत सारी दिक्कतें थी, उनको अलग कर दो मेन स्ट्रीम से। ट्रेड यूनियन अलग कर दो, ट्रेड यूनियन को अपने पास कर लो। तो उन्होंने ये भी कोशिश की कि हम कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ाएं और वुमेन्स को भी अलग कर दें, फ्रीडम स्ट्रगल से दूर कर दें। और लेबर, ट्रेड यूनियंस, AITUC, ऑल इंडिया। आप लोग भेल से बिलोंग करते हैं कोई भी? भेल की ट्रेड यूनियन बहुत पावरफुल है। भेल कॉलोनी आधा भोपाल, मतलब देखा जाए तो बहुत बड़ी जमीन है भेल भोपाल के पास। मतलब BHEL किसने बनवाई थी, मतलब किसके मदद से बनी है? नहीं, वो जवाहरलाल नेहरू टाइम पे बनी थी। किसकी मदद से, कौन से देश? यूके। अच्छा, तूने क्या बोला था? अच्छा, ब्रिटिश, हाँ एकदम सही, ठीक है। ऐसे ही NTPC का प्लांट है सिंगरौली में, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट, सिंगरौली NTPC, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट, सीधे सिंगरौली, ठीक है। वो किसने बनवाई थी? रशिया, सोवियत यूनियन। आप में से कोई बीना से है? बीना रिफाइनरी, ओमान, ओमान की मदद से बनाई थी, हाँ। तो ये सब है। अब ये हमारे देशों को, दूसरे देशों ने हमारे देश को मदद किया। क्यों? आजादी का कुछ था थोड़ी, टेक्नोलॉजी को था थी। तुम बड़े बड़े मशीन बना लोगे बेल के, तो दे हेल्प्ड अस। आपकी कार्बाइड, वो भी तो यूके से आया था ना, यूके से था, यूएस था क्या? हाँ, यूएस से लगा था वो कार्बाइड, हाँ, यूनियन कार्बाइड, जो आज तक एक ट्रेजेडी है। कौन सी गैस थी? आइसोसाइनेट, MIC, NATE, साइनाइड नहीं थी, साइनेट थी। अरे गूगल कर ले भाई, कर ले, गूगल करना। आइसोसाइनेट थी, MIC थी, ठीक है। चलिए, तो प्लीज याद रखिएगा। तो इनको तो मजा ही आ रहा था, कैरेट एंड स्टिक, डिवाइड एंड रूल, जाते जाते भी पार्टीशन तो कराना ही था इनको। इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी, पहले 10% थी, यदि याद होगा थोड़ा भी। देखो कभी क्वेश्चन आया ना, कंपैरिजन ऑफ द 3 एक्ट, तो आपको ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा। मेरे को याद है 10 से 14 हुई, उससे पहले कुछ 145 का नंबर था। अब फैक्ट याद नहीं रहोगे तो करोगे क्या? और फैक्ट याद नहीं भी है तो कम से कम ऐसा तो बता सकते हो, देयर वाज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द फ्रेंचाइजी राइट्स। जीरो करके मत आना, छोड़ के मत आना, कुछ 2 नंबर तो मिलेंगे, ठीक है। अगले पेपर 2 में संभाल लेना, पेपर 4 में संभाल लेना, कोई भी पेपर छोड़ के मत आना। पेपर 2 तुम्हारे बस का नहीं था, पेपर 3 तुम्हारे बस का है, ठीक है। चलिए, इन 1937 पहली बार इलेक्शन हुआ 35 के हिसाब से। आपको पढ़ाया गया हिस्ट्री में, 1935 के एक्ट के हिसाब से 1937 का इलेक्शन हुआ। मुस्लिम लीग बहुत बुरी तरह फेल हुई और कुछ जगह ही कर पाई, है ना। फिर वहां से पूरा एक माहौल बनने लग गया इंडिया पाकिस्तान का, ठीक है। तो वो आ चुका है। 35 में इलेक्शन होने वाले हैं। मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का इशू है, फिर वो लोग रिजाइन कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी। तो हिस्ट्री से भी कनेक्ट करते रहना, ठीक है। तो 1937 में पहला इलेक्शन हुआ इस लेवल, मतलब इस हिसाब से, ठीक है। और आपकी कांग्रेस बहुत अच्छे नंबर से जीती, ठीक है। इट एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1858। 1858 एक्ट में काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई थी, याद होगा, 11 काउंसिल ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंदर 11 इंडियन काउंसिल मेंबर बनेंगे, उसमें 2 इंडियंस भी इंक्लूड किए गए थे, ठीक है। ये 35 एक्ट ने उस काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया। एस्टैब्लिश बाय 1858, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वाज प्रोवाइडेड विद टीम ऑफ एडवाइजर। पहले क्या थे, काउंसिल थे 11 मेंबर, एडवाइजरी काउंसिल, अब वो बंद करके उन्होंने
दो चार टीम ऑफ एडवाइजर पकड़ा दी, दैट विल बी एडवाइजिंग द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आज आपके देश में पूरा का पूरा मॉनेटरी पॉलिसी देखता है। दो पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, पैसा, आरबीआई फादर ऑफ या मदर ऑफ ऑल बैंक्स ऑफ इंडिया। एक होती है फिस्कल पॉलिसी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। फिस्कल पॉलिसी बजट, एलोकेशन, टैक्सेशन गवर्नमेंट देखती है। मैं नहीं दे रहा, मैं होम लोन पे 10%, मैं इस बार 50,000 करोड़ एजुकेशन में खर्च कर रहा हूं, इस बार 10,000 करोड़ डिफेंस में कर रहा हूं, एलोकेशन चेंज की। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई। होम लोन सस्ते मिलेंगे तो होम लोन ज्यादा लोगे, एजुकेशन लोन महंगे हो गए तो हम नहीं चाहते एजुकेशन हो देश में। मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, दो पॉलिसी। आरबीआई क्या देखता है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल बैंक। जब ये बताओ तुम और मैं मिलके एक फेडरेशन बना रहे हैं, यूनिट, हम सब यूनिट्स हैं, तो हमको एक कॉमन जुडिशरी, कॉमन फाइनेंस, कॉमन स्ट्रक्चर चाहिए। भाई तुम सब अपने अपने यूनिट हो, तुम्हारा खुद का एल है, तुम्हारा खुद का ई है, खुद का जे है, खुद की बैंक है, खुद के स्ट्रक्चर है। अब फेडरेशन बनने के बाद भी सब अपना अपना करोगे तो काहे का फेडरेशन, काहे की दोस्ती। कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस तो करनी पड़ेगी। यूरोपियन यूनियन, एक करेंसी यूरो, एक ही लॉ, देखिए पॉलिटिक्स अलग अलग, अपने अपने जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जिसके हैं। तो भाई फेडरेशन, जब ऑल इंडिया फेडरेशन बन रहा है 35 में, तो यू नीड अ कॉमन बैंक, कॉमन करेंसी, कॉमन जुडिशरी, कॉमन यूपीएससी, सर्विस कमीशन, XYZ। तो फेडरेशन में हमेशा जरूरत होती है, इसलिए आप देखते हो सेंटर बॉडी यूपीएससी लेवल की, ठीक है, और स्टेट भी होती है। सेंटर में फाइनेंस कमीशन बैठता है, स्टेट में भी बैठता है, ठीक है। सेंटर में भी सीएजी होता है, आपका यहां नहीं, सीएजी इक्वल होता है, ठीक है, कोई बात, ठीक है। ऊपर होते हैं क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यहां पे होते हैं एडवोकेट जनरल। आपको स्ट्रक्चर तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, फेडरेशन साथ साथ चलता रहे। यूपीएससी आईएएस, एमपीपीएससी डिप्टी आईएएस, ठीक है। आईएएस कैडर डिप्टी मतलब एमपीपीएससी क्वालिफाइड आईएएस नहीं लिख सकते, वो एसएएस लिखते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वो वही लिख सकते हैं जो आईएएस क्वालिफाई किए हैं। जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं वो आईएएस नहीं होते, वो एसएएस होते हैं, प्रमोटी आईएएस लिखते हैं वो लोग। कभी देखिएगा आप लोग, यहाँ तो बहुत सारे घर हैं तो एसएएस लिखा है मतलब एमपीपीएससी क्वालिफाइड, ठीक है। तो वो पूरी स्ट्रक्चर बनना था, तो हमको भाई कॉमन करेंसी चाहिए, कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए, तो आरबीआई तो जरूरी है। और इसने हमारे देश को आरबीआई दिया, जो आज भी आप देखिए पूरी देश की मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई एक बार किसी को डांट दे या कोई बैंक कल बंद हो जाए, आरबीआई बोलते हैं हम देखेंगे, ठीक है, वरना ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। एक चीज समझो, एक बैंक बंद हो रहा, बताओ दिवालिया हो गया, और तुम डर के मारे उससे पैसे निकालने जाओगे। मान लीजिए नीरव मोदी पैसे लेके भाग गया करोड़ों रुपए और न्यूज में आ गया, मेरा अकाउंट उस बैंक में है, तो मैं क्या सोचूंगा, यार अपने पैसे निकाल लो वरना खत्म ना हो जाए। ऐसा हम सब पैनिक करेंगे, हम सब अगले दिन एटीएम लगा के पैसा निकालने लग गए। आदमी के पास पैसा है वैसे भी नहीं है, भग गया, तुम बच्चे को जब तुम निकाल रहे हो तो बैंक पूरा बंद हो जाएगा। मतलब एक अफवाह से इतना हो सकता है, और एक बैंक खत्म होना मतलब कितने लोन, कितने काम, कितने लोगों की नौकरी। इसलिए फिर आरबीआई बोलता है आई एम द ट्रस्टी, और मैं आपके पैसे आपके सुरक्षित है, तो फिर आप पैनिक नहीं करते। वरना बस एक अफवाह कल निकल जाए ना कि एसबीआई बैंक में 15,000 करोड़ का एक दिवालिया लोन वो हुआ है, खराब हुआ है, तो तुम सब बोलोगे यार डूब जाएगा, उससे पहले पैसे निकाल लो। तो डूब नहीं भी रहा होगा ना तो डूब जाएगा, क्योंकि आप सब यदि 10-10 हजार रुपए भी निकालते हो, 1 करोड़ लोग, तो कितना पैसा निकल गया, डेली ट्रांजेक्शन कैसे चलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीआई पोस्ट, ठीक है, और आरबीआई की पूरी वर्किंग, ठीक है। आप में जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं और बेसिक जो हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं ना, एक आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम होता है। यदि कभी भी लगे यूपीएससी एमपीपीएससी मन नहीं है, ठीक है, तो आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में आप सीधे आरबीआई में एसबीआई के मैनेजर से या यूबीआई या पंजाब नेशनल बैंक से अच्छा आप आरबीआई में काम कर सकते हैं, ठीक है। पर्क्स भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और आरबीआई बहुत जगह भी नहीं है, उसका एक तो बॉम्बे है, ठीक है, आपके एमपी में इंदौर में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ इंदौर में ही है आरबीआई का
रीजनल ब्रांच, 4-5 जगह ही है, मच बेटर देन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ सिंडिकेट बैंक। तो ये भी एक एग्जाम होता है, इसमें भी बस थोड़ी इकोनॉमिक्स ज्यादा पूछते हैं, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, बाकी टोटल यूपीएससी का सिलेबस है, जीएस पूरा पूछा जाता है, जीएस गणित और कुछ इकोनॉमिक्स ज्यादा पढ़ा जाता है। ऐसे एक एग्जाम होता है ईपीएफओ, उसमें थोड़ा आपको अकाउंटेंसी और वो पूछा जाता है, क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट लॉ पढ़ाया जाता है, बाकी पूरा जीएस। ईपीएफओ एग्जाम तो इतना प्यारा है, आप लोग दीजिएगा कभी, ठीक है। प्रीलिम्स ऑफ यूपीएससी डायरेक्ट इंटरव्यू, नो मेंस। ईपीएफ को प्री दिया आपने, और तुम्हारे साथ सभी यूपीएससी वाले भी देते हैं, ये मत सोचना कि तुम दुनिया को पता नहीं है। नो मेंस, प्री निकालने वाला बच्चा सीधे यूपीएससी का इंटरव्यू देगा, यूपीएससी का इंटरव्यू, वही पैनल जो यूपीएससी का लेते हैं। और उसके बाद क्या कहना जाओगे, असिस्टेंट कमिश्नर प्रोविडेंट फंड, यहाँ ईपीएफओ का ऑफिस है, असिस्टेंट कमिश्नर प्रोविडेंट फंड, तो वो भी कम नहीं है यार, सरकारी सरकारी है भाई, मेंस नहीं होता, इजीएस्ट एग्जाम मेरे हिसाब से। बाकी सब मतलब प्रोसेस वही रहती है। प्री दिया, हाँ सेम वही होता है, प्री दिया सीधे इंटरव्यू दिया, मेंस देना ही नहीं है, क्योंकि किसी का प्री निकल रहा है हर बार और मेंस कभी नहीं निकल रहा, सोच लेना कि अच्छा मौका है सरकारी अफसर बनने का, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। 1935, ठीक है, याद रखिएगा, टू कंट्रोल द करेंसी, बता दिया, और क्रेडिट उधार, यदि मैं क्रेडिट की इंटरेस्ट घटा दूं तो ज्यादा उधार लोगे, और क्रेडिट की इंटरेस्ट बढ़ा दूं तो कम उधार लोगे। फिर से समझा देता हूं, 100 रुपए उधार लेने आए, मैं बोला 5% ब्याज लगेगा, तुम ज्यादा लोगे, और मैं बोलूंगा 50% ब्याज लगेगा, तो तुम कम पैसे लोगे। कम और ज्यादा फ्लो ऑफ करेंसी से क्या मैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मैनेज कर सकता हूं देश का, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, करेंसी पॉलिसी, ठीक है, आरबीआई देखता है। 1935 के एक्ट में ये था। हालांकि आरबीआई का सजेशन बी आर अम्बेडकर जी ने दिया था, बी आर अम्बेडकर जी ने अपनी किताब में लिखा था अबाउट आरबीआई, और उसके बाद आगे जाके यंग हिल्टन कमीशन आई थी, उसने रिकमेंडेशन दिया था कि आरबीआई बनानी चाहिए, और 35 के हिसाब से बनी थी। तो कहीं ना कहीं बी आर अम्बेडकर का भी नाम जुड़ता है कि ही प्रपोज द मेकिंग ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। नेक्स्ट, फेडरेशन बनाए हो तो भाई तुमको फेडरल बॉडीज भी बनानी पड़ेंगी। कैसे, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, XYZ, ठीक है, यूपीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी, महाराष्ट्र पीएससी, ठीक है, यूपीपीसीएस प्लस जॉइंट। मान लो कोई स्टेट नहीं करवाना चाहता, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा मिलकर करवा रहा है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, पावर है ये। और यदि नहीं करवाना चाहते तो यूपीएससी करवाएगा। आपका एक पोस्ट होती है यूपीएससी में, यदि आपको थोड़ा आइडिया हो, आपने कभी भी यदि पढ़ा हो, आपकी यूपीएससी में पोस्ट होती है आईएएस, आईपीएस, XYZ, लिस्ट बनी रहती है, लास्ट में होती है डैनिक्स, डैनिक्स मतलब आईएएस ऑफिसर इन दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार, XYZ, ठीक है, और डैनिप्स मतलब आईपीएस ऑफिसर इन दमन एंड दीव, दिल्ली, यूटीज में। मतलब आपको यूपीएससी क्या करेगा, देखो, स्टेट का यदि ऑफिसर बनना है तो स्टेट पीएससी देनी पड़ेगी, स्टेट की टोटल ये स्टेटहुड और ऑटोनॉमी। यदि आप यूपीएससी देते हो तो आप सेंट्रल लेवल के सर्विसेज में जाओगे, लेकिन यूटी का क्या है, फुल ऑटोनॉमस तो है ही नहीं ना, वो खुद का उनका ज्वाइंट कमीशन नहीं है। तो जिस तरह से पूरी यूटी इज एडमिनिस्ट्रेड बाय यूनियन, तो उनका भी एग्जाम यूपीएससी लेती है। तो कुछ लोग ना जिनकी रैंक कम आती है, वो क्या है ना, डैनिप्स को ऑफर कर लेते हैं। फायदा क्या मैं आपको बताऊं, जो एक फायदा बताता हूं, ठीक है। मान लो तुम आईएएस बने, आईपीएस बने, आईआरएस बने, उसका बहुत सारी पोस्ट है। आईएएस की बहुत पावर होती है, आईपीएस की भी पावर होती है, आईआरएस टोटल डेस्क जॉब होता है, ठीक है। तो यदि किसी को बहुत माने कि यार आईएएस आईपीएस रैंक में मिल नहीं रहा है, तो मैं बन जाता हूँ डैनिक्स में आईएएस या डैनिप्स आईएएस। घाटा यही रहेगा कि अंडमान निकोबार, दमन दीव में रहेगा, और इनकी क्या पोस्टिंग चेंज होती रहती है यूटी में। तो दिल्ली भी तो यूटी है, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख भी तो यूटी है। लद्दाख चलो लोग अरे कहाँ पहुंच गए, इतनी मेहनत की लद्दाख में, अंडमान लक्षद्वीप में, लेकिन किसी दिन घूम के दिल्ली भी आओगे, किसी दिन दिल्ली से अच्छे रिलेशन बन गए तो दिल्ली में डेप्यूटेशन ले लेना। तो बहुत से आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आपके जैसे लोग ये भी दिमाग लगाते हैं। जब उस समय पहुंच जाओगे ना, तो हम ही लोग ऐसा आइडिया देते हैं या सीनियर आइडिया देते हैं कि भाई ठीक है, ऐसा कर ले, डैनिक को रख ले, क्योंकि तेरे को मान लो डिफेंस स्टेट सर्विसेज मिल गया, इंडियन पोस्टल सर्विसेज मिल गया, तो क्या करेगा, बोला ठीक है 5 साल में 10 साल में एक बार तो दिल्ली जाएगा ही,
डेप्यूटेशन ले लेना, फलान ले लेना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये बाद में देखेंगे। तो याद रखिएगा ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को समझाने का मतलब यही था। ठीक है, फेडरेशन बन गया है तो फेडरेशन बॉडी चाहिए, आरबीआई, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट एंड यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट फेडरल कोर्ट भी चाहिए। अब भाई फेडरल बॉडी बन रही है तो अब एक ऐसा देश का बॉडी होनी चाहिए जो जुडिशियरी सेंट्रल लेवल पे देखे, ना कि कलकत्ता लेवल पे देखे या बनारस लेवल पे देखे या आपके भोपाल में देखे, जबलपुर हाई कोर्ट देखे, ऐसा नहीं। तो देयर वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, जो कहां हुआ, दिल्ली में। क्या काम है, प्रोविंसेस के बीच में लड़ाई हो गई तो कौन देखेगा, मान लो से एमपी यूपी में लड़ाई हो गई तो एमपी हाई कोर्ट बायस्ड है, यूपी हाई कोर्ट भी बायस्ड है, तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। इसलिए फेडरल सुप्रीम कोर्ट इज इंपॉर्टेंट। तो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल काम क्या है, प्रोविंस में बीच में लड़ाई हो गई, सेंटर और प्रोविंस के बीच में लड़ाई हो गई, इसी को मैंने बताया था उस दिन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो याद रखिएगा फेडरल कोर्ट दिल्ली में बनाया गया, डिस्प्यूट प्रोविंसेस के बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में, जो इसका ओरिजिनल काम है। और 1 अक्टूबर 1937 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के हिसाब से हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। कब बना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 1 अक्टूबर 1937। इस कोर्ट के पास क्या क्या था, एक तो ओरिजिनल काम था जो पूरे देश में किसी के पास नहीं हो सकता। क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट का, कोई स्टेट हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट सेंटर और स्टेट की लड़ाई देख सकता है, नहीं। ठीक है, स्टेट की लड़ाई देख सकता है, नहीं। मैं स्टेट पे केस कर दूं तो देख सकता है। ठीक है, तो ओरिजिनल काम प्रोविंस और सेंटर या फेडरेशन के बीच में सामंजस्य बनाना किसका काम है, सुप्रीम कोर्ट का, और ये उसका ओरिजिनल काम है जो किसी को नहीं दिया गया। बाकी जो जज है, जुडिशियरी है, तो अपील तो आप कर ही सकते हो। तो अगला काम क्या हुआ, अपीलिएट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील किए, हाई कोर्ट में करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के करेंगे। ओरिजिनल जुडिक्शन मतलब समझ गए, अपील मतलब क्रिमिनल और सिविल केसेस को अपील करने की पावर, ये भी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। क्वेश्चन आएगा, राइट द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल, अपीलिएट, एडवाइजरी, प्रेसिडेंट को एडवाइज करता है, फिर उसके बाद आपका एक और होगा रिट, फंडामेंटल राइट लेना, ऐसे 5-7 पावर होती है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो ये जुडिशरी के चैप्टर ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, ओरिजिनल, अपीलिएट, द कोर्ट एक्सरसाइज, प्लस किसी को कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल करना, ये भी सुप्रीम कोर्ट में पावर है, नल वॉइड वाला आर्टिकल 13। ठीक है, द कोर्ट एक्सरसाइज अपीलिएट जुरिस्डिक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, जो भी संवैधानिक केसेस होंगे उसको अपील करने की पावर किसके पास रहेगी, सेंटर के पास। उस समय आज की डेट में एक स्टेट केस भी जा सकता है, सी यू इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए, फेडरल कोर्ट वाज एम्पावर्ड टू गिव एडवाइजरी ओपिनियन टू गवर्नर जनरल, आज भी है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल में बता सकते हैं मेरे को, 143 आर्टिकल, 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, 213 गवर्नर, आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट यदि कहीं फंस गया लॉ में तो वो जुडिशरी से पूछ सकता है, प्लीज एडवाइज मी वो क्या करना चाहिए, सेम गवर्नर के पास पावर है। तो प्लीज याद रखिएगा आर्टिकल 143 वो हाई कोर्ट के लिए होगी, सेंटर स्टेट एक साथ चलते हैं। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा, 3 तो आप यहीं पढ़ लिए, ओरिजिनल, एपिलिएट, एडवाइजरी। फिर रिट होती है, फंडामेंटल राइट पहले थी नहीं तो रिट आएगी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आएगी, 4-5 और बता दिया मैंने आपको। तो एक और फेडरल स्ट्रक्चर आरबीआई के अलावा, पीएससी के अलावा मिला, एक कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी 3 पावर, एक चीफ जस्टिस था और 6 से ज्यादा जज हो नहीं सकते, 7 लोग की बॉडी थी, अब 33 हो चुका है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ऐसे जज की बनी रहती है, कितने बन सकते हैं। फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस पहले कौन बने, मॉरिस गोयर, अभी जस्टिस ललित जी। ठीक है, 49th ये पहले और 49th। आज तक कोई महिला सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बनी है, क्या बनी है, नहीं बनी, आज तक नहीं बनी, लेकिन बनने वाले, हाँ जज तो बनी है, बनने वाली है। इनके बाद चांसेस है एक महिला है जो सीनियर मोस्ट है, वो अगली बार बन जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा न्यूज में था, यदि आपको याद होगा, पढ़ा करो न्यूज़पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाकिस्तान में बन गई है, इसलिए न्यूज में आया था कि इंडिया जैसे महान देश में आज तक कोई महिला जज नहीं बनी, पाकिस्तान में बन गई, तो एक न्यूज इस तरह थी। ठीक है, हमारे यहाँ इसलिए नहीं बनी, इसलिए नहीं, रीजन नहीं बता रहा, अभी बनी नहीं क्योंकि रीजन सबको पता है, लेकिन एक बनने की चांसेस बहुत ज्यादा प्राइम है। इनके बाद मोस्ट प्रोबेबली वही है, तो कुछ यदि ऊंच नीच ना हो तो शायद से वी विल गेट अवर फर्स्ट
वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मॉरिस गोयर हमेशा याद रखना यूपीएससी एमपीपीएससी और डिफेंस के आंसर में पहला कौन था, लास्ट कौन था, महिला, हाँ लास्ट में था अभी वाला ही ना, और महिला, और एमपीपीएससी वाले ट्राइबल, चौथा चीज। जैसे कुछ में भी पहले प्रधानमंत्री कौन बने, लास्ट कौन बने, पहली महिला कौन थी, पहले प्रेसिडेंट, लास्ट प्रेसिडेंट, पहली महिला प्रेसिडेंट। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक और चीज पूछता हूं, एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश अभी कौन है, सेकंड कौन थे, अभी सेकंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ एमपी कौन थे जिनके नाम पे ट्रेनिंग करोगे, नरोहा एकेडमी, बंसल, ये बंसल हॉस्पिटल। आपको यदि नहीं पता तो एमपीपीएससी जो तैयारी करा रहे हैं, बंसल हॉस्पिटल के जस्ट सामने आपकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आपका लवासना यही है, वहां जाके बैठना 20 मिनट, देखना, सपना देखना कि मैं पहुंचूंगा। देहरादून तो नहीं जा सकते, जाना मम्मी पापा के साथ घूमने मसूरी। हाँ एमपीपीएससी की ट्रेनिंग भोपाल में होती है, ये बंसल हॉस्पिटल देखा है, क्योंकि जस्ट सामने आरसीवीपी नरोहा एकेडमी है एडमिनिस्ट्रेशन की, वही तो है एमपीपीएससी की लवासना। सागर में वो है आईपीएस एमपी की, जो डीएसपी बनेंगे, शूटिंग रेंज है वहां पे। तो भोपाल के योग चले जाओ किसी दिन, देखा हो आसिफ बिन हो रहा, किसी दिन आईएएस लोग भी आते हैं, आईएएस लोग की जो, जैसे तो लोग एमपी में आईएएस बन के आए दिल्ली से लवासना से, फिर तुम्हारी शॉर्ट ट्रेनिंग्स होती हैं, वो अब कौन बार बार वहां जाए, बीच बीच में यहाँ भी रखी जाती है। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पे तुम 15-20 मिनट बैठो, कोई ना कोई नेता या बड़ा बड़ा ऑफिसर की गाड़ी मिलती रहेगी, घुसने की कोशिश करना, मिल जाए तो अच्छी बात है। इट्स अ ड्रीम, लवासना घुसना इट्स अ ड्रीम, नहीं घुस पाए, ऐसे नहीं घुस पाते। इस बार तो फादर मदर को भी अलाउ नहीं किया गया। हमेशा क्या होता था, जो आईएएस ऑफिसर बनता था और लवासना जाता था, उनके फादर मदर को अलाउ किया जाता था कि चलो बेटे के साथ जाएगा, कैंपस देखेगा। इस बार ड्यू टू कोविड और अदर रीजन जो लोग आईएएस आईपीएस बने थे उनको ऐसा नोटिस में आया कि प्लीज डोंट ब्रिंग एनीवन, ये आए तो अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा वो होता था सपना कि बेटे के साथ जाएंगे इस बहाने, या बेटी के साथ जाएंगे, तो आगे आगे मौका मिलेगा, साल भर 2 साल का सफर है, कभी भी मिल जाएगा। तो घूमाओ यार भोपाल में, मोटिवेशन ही मिलेगी। ठीक, हाँ दोस्त, नहीं ये आईएसबीटी बना है ना, मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, कोई पॉलिटिकल लीडर रहे होंगे यार, नो डाउट कोई पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट, कोई कौन भोपाल का है, कोर भोपाल का, मैं कोर भोपाल का नहीं हूँ, मैं रीवा का हूँ, सेटल्ड इन भोपाल 2016। ठीक है, ठीक है। द चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट मॉरिस गोयर, तो हमेशा याद रखना लड़का लड़की और वो। ठीक है, अभी मैं आपको कोई भी क्वेश्चन पूछूं, जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि क्या बोलते हैं, पहली फाइनेंस मिनिस्टर लड़की, इंदिरा गांधी थी, लेकिन वो फुल पोस्ट नहीं था उनके पास, क्योंकि वो पीएम थी तो उन्होंने क्या अपने पास फाइनेंस मिनिस्ट्री रखी थी। लेकिन पहली इंडिपेंडेंट कौन, निर्मला सीतारमण। तो इस पर क्वेश्चन आते हैं, पहला, लास्ट हो लड़की, और एक नया ऐड कर लो ट्राइबल। ठीक है, आज की डेट में है। ठीक है, चलो चीफ जस्टिस खत्म। अब अगला, बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया था 1935 एक्ट। एज पर द 1935 एक्ट बर्मा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दिया गया था। वो सोच रहे थे कि इंडिया तो जा ही रहा है, बर्मा ना चला जाए फ्री फंड में, तो बर्मा को तो बचा ही लो। अलग है तो पार्टीशन बर्मा को नहीं देनी पड़ेगी, किसको देनी पड़ेगी, इंडिया को देनी पड़ेगी। कुछ दिमाग लगाए होंगे। Burma was proposed to be separated in pursuance of the recommendation of Simon Commission, whose proposal was accepted in principle by the government. तो साइमन कमीशन का ये मानना था। तो बर्मा किससे अलग हुआ, 35 एक्ट से अलग हुआ, याद रखिएगा। 1935 में बर्मा एक्ट पास हुआ, सेपरेशन ऑफ बर्मा 37 में हुआ, यदि आपको थोड़ा डिटेल जानना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट ने एक न्यू बर्मा ऑफिस बनाया, क्योंकि नया बर्मा बन चुका है। तो जैसे इंडिया का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, तो बर्मा का भी बनना है। तो क्या हुआ, बर्मा का एक नया ऑफिस बनाया गया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बर्मा इज सेपरेट कॉलोनी। सेम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दोनों डिपार्टमेंट दे दिए गए। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उस समय, उसे इंडिया और बर्मा दोनों देखना था। पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, तो लोग कुछ किसी काम के नहीं हो यार, मेहनत करवा रहे हो। स्टैनली। द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज लॉर्ड स्टैनली,
हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिन्होंने दोनों ऑफिस बर्मा और इंडिया को एक साथ देखा? लॉर्ड डंडास, ठीक है। और उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आगे के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड स्टैनले एंड स्टेट ऑफ इंडिया एंड बर्मा वाज लॉर्ड डंडास, ठीक है, DUNDAS। सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था, ठीक है। बिहार और उड़ीसा को स्प्लिट कर दिया गया था। एडन नाम की एक जगह है, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग अफ्रीका के नीचे एक आइलैंड है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो गूगल सर्च कर लीजिए, 2 मिनट में पता चल जाएगा। एडन नाम का एक आइलैंड है, अफ्रीका के आसपास है, इंडियन ओशन में कहीं है। इसको इंडिया से अलग कर दिया गया था और एक सेपरेट क्राउन कॉलोनी बना दी गई थी। तो याद रखना, अपार्ट फ्रॉम बर्मा एडन भी अलग किया गया था। चेक करना कर लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लग रहा है इंडियन ओशन का एक वो है आइलैंड है, अफ्रीका के नीचे है शायद, यदि गलती नहीं हो रही है तो। मैं ही देखूं? मिला? क्या है? यमन के नीचे। यमन के नीचे बता रहा है? अच्छा ठीक, अच्छा उस साइड, ठीक ठीक ठीक, चलो ओके। तो एडन याद रखिएगा, ऐसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बर्मा इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। अब देखो, एक फेडरल रेलवे अथॉरिटी भी चाहिए, फेडरेशन क्रिएट है, ठीक है। तो एक 7 मेंबर बॉडी बनाई गई थी, फेडरल रेलवे अथॉरिटी, जो इंडियन रेलवेज को कंट्रोल करेगी, ठीक है। इस अथॉरिटी को मिनिस्टर और काउंसिलर से फ्री रखा गया था, क्योंकि उनका मेन मकसद था रेलवे खराब नहीं होनी चाहिए, रेलवे वाज द बैकबोन, और आज भी बैकबोन है, इसलिए रेलवे बजट अलग आता था। लेके कैसे जाएंगे? हाँ, लेके कैसे जाएंगे सब, ठीक है। मेंबर ऑफ दिस अथॉरिटी वाज डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बाद में जाए दुनिया, अपन को अपना काम करना है, ठीक है। द आइडिया वाज टू एश्योर द ब्रिटिश के स्टेक होल्डर्स ऑफ द रेलवेज, जिनके इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना है। क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज्ड हो गया था। आज भी आप ट्रेन ही चलाते हो, बस ही चलाते हो, तो भाई बहुत लोग के पैसे लगे थे ब्रिटेन में जिन्होंने रेलवे लाई थी, ठीक है। तो रेलवे लाई थी तो भाई उनके स्टेक होल्डर्स को बचाना था, इसलिए रेलवे बजट अलग किया गया और रेलवे की अलग बॉडी बनाई गई। इन केस ऑफ इमरजेंसी अंडर द सेक्शन ऑफ 102, 1935 का सेक्शन 102 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 एक्ट, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एंड इंपावर ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर टू मेक प्रोविंस। ये है उस टाइम का इमरजेंसी। हमारे 3 इमरजेंसी होते हैं, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। कहां शुरुआत हुई? 1935। क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में, आप जो लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना, मैं एक चैप्टर दिखा देता हूं, कोई लक्ष्मीकांत लाए? दो जरा, 100% लुट गया वो पूरा देश, पाकिस्तान में। हाँ फाइनेंशियली, हाँ देखो एक चैप्टर आएगा जहां हम पहुंचेंगे कुछ दिनों के बाद, ठीक है। आप यदि इंडियन पॉलिटी की किताब लाए हैं, एक ही मात्र किताब है लक्ष्मीकांत जी की, ठीक है, मैं उसका एक क्वेश्चन का आपको वो बता देता हूं। देखो आपके पास नहीं है ना, मतलब किताबें सबके पास नहीं है, एक ही किताब है। अब देखो एक क्वेश्चन है जो यूपीएससी में फेवरेट है और एमपीपीएससी का भी फेवरेट है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट अ ग्लांस, ये टेबल है पूरी, मैं जो भी बोलूंगा ना आपको बताना पड़ेगा कौन से एक्ट से आई, ठीक है। जैसे फेडरल स्कीम 1935, जुडिशियरी 1935, पब्लिक सर्विस कमीशन 1935। अब आप एक बार बारी बारी देख लो, अमेरिका से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, इससे क्या लिया, ये पूरी आपको रटनी है। एक बार एक नजर देख लो, फिर पास करके जल्दी खत्म करो। वो कोर्ट की थी ना, ये सुप्रीम कोर्ट है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन फेडरल कोर्ट, समझ गए? ये रटना पड़ेगा आगे जाकर, और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक्ट पता होना चाहिए कहां से क्या स्टार्ट हुआ। हाँ, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एडॉप्टेड वन, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा एक ये बताओ,
आज इमरजेंसी है 3 प्रकार की। अब मेरे को बताओ इमरजेंसी प्रोविजन कहां से लिए गए? 1935 एक्ट से लिए गए। लेकिन इमरजेंसी के दौरान आपके फंडामेंटल राइट छीन लिए जाएं, ये हमने लिया जर्मनी से, एडोल्फ हिटलर, वीमियर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए वहां लिखा होगा। हाँ दोस्त, हाँ 2 राइट रहते हैं, 20 और 21 रहते हैं, 20 एंड 21 रहते हैं। मतलब आप पूरे इंडिया से कोई भी फंडामेंटल राइट छीन सकते हो इमरजेंसी के टाइम पे, 20 और 21 नहीं छीन सकते। 21 इज राइट टू लाइफ और 20 है कन्विक्शन से रिलेटेड, एक्स पोस्ट फैक्टो और ये सब के रिलेटेड। ठीक है, जैसे उस दिन मैम बताई थी ना 24 घंटे में पहुंचाना है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, इसका मिसयूज हुआ था बहुत ज्यादा इंदिरा गांधी के टाइम पे। ठीक है, तब समझ आया। तो भैया आपका एक क्वेश्चन तो यहां से बन रहा है, दूसरा कौन कहां से बोरो हुआ आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, 3.4 चैप्टर 3 में। ठीक है, तो भैया इमरजेंसी आज है, लेकिन इमरजेंसी पावर कब, ऑर्डिनेंस भी कहां से लिया गया आपको एक्ट पता होना चाहिए, इसी एक्ट से। ठीक है, इमरजेंसी कहां से लिया गया? 1935 एक्ट से। ठीक है, क्या था? इन द केस ऑफ इमरजेंसी गवर्नर जनरल 102 आर्टिकल यूज करके, अभी कौन सा आर्टिकल है? 352, 56, 60 प्लस 4 याद रखना। 352 नेशनल इमरजेंसी प्लस 4 356 क्या हुआ? स्टेट इमरजेंसी प्लस 4 360 फाइनल, 3 इमरजेंसी खत्म। ठीक है, अच्छा, कुड इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, और जैसी इमरजेंसी लगेगी, मान लो स्टेट इमरजेंसी लग गई, तो सभी विधानसभा भंग हो जाएंगी। तो सभी विधानसभा यदि भंग हो जाएंगी तो कौन पार्लियामेंट बचेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। सीधी सीधी बात है, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो पूरा फेडरेशन यूनिट में चेंज हो गया। सब स्टेट की इमरजेंसी, सभी स्टेट में जितने भी मिनिस्टर्स थे सब हो गए जेल में या सबको पावर छीन ली गई। एक आदमी बचा, कौन? द लोकसभा और द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। तो यही है, इसमें भी लिखा है एम्पावर द फेडरल लेजिस्लेचर टू मेक लॉ ऑन प्रोविजन सब्जेक्ट। मतलब जो आपने अभी पढ़ा कैरेट की फेडरेशन और डायरकी बना दी गई है, 3 लिस्ट बना दी गई हैं। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में ये सब वापस यूनिटरी हो जाएगी, सेंट्रलाइज हो जाएगी। और इमरजेंसी आज की डेट में तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक हैं। उस समय का आएगा डेमोक्रेसी, वो बोला इमरजेंसी हमारे लिए, 4 जगह बम फूटे हैं, इमरजेंसी है, कभी भी मिसयूज हो जाएगा। इंदिरा गांधी का आज भी इमरजेंसी को बहुत ज्यादा ही ब्लैक डेज में गिना जाता है। हाँ, मोदी जी ने बोला है। ठीक है, प्लस क्या बोलते हैं, लोगों की नसबंदी करा दी बैठा बैठा के, यदि आपको पता, दिस वाज द टाइम और लोग नसबंदी करा दी गई थी। और करवाने का ऑर्डर उसने दिया जो मिनिस्टर भी नहीं था, बस बड़ा बेटा था उनका, संजय गांधी, वो मिनिस्टर भी नहीं थे उस समय। तो मिसयूज ऑफ पावर, तो उस समय तो समझ आता है कि हम अधीन थे एक ब्रिटिश पावर, कॉलोनियल पावर। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में इमरजेंसी कंडीशन बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए प्रेसिडेंट रूल, स्टेट रूल, अभी महाराष्ट्र में सरकार गिरवा दी, प्रेसिडेंट रूल लग गया, ये सबको बहुत ब्लैक लेटर्स में देखा जाता है। तो ये डेमोक्रेटिक नहीं है ना, याद है ना, कभी भी इमरजेंसी लगे ऑल द फेडरेशन विल कन्वर्ट इनटू यूनिटरी, तो देश का वही खत्म हो गया सिस्टम्स। ठीक है, तो इमरजेंसी प्रोविजन आए 35 से, लेकिन फंडामेंटल राइट छीनने की पावर हमने कहां से सोचा? जर्मनी, वीमियर, जर्मनी उस समय था नहीं, वीमियर था। जैसे आप उसमें देखे होगे, एक और चीज देखिएगा, अभी तो कॉपी के पास है, 1947 में हमारा देश बना। ठीक है, अरे रुक जाए, 1950 में हमारा देश, 1947 में देश बना। ठीक है, उस समय रसिया थी, सोवियत थी, इसलिए आपकी किताब में यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, रशिया नहीं लिखा। रशिया 1991 में बना। तो जो आपने रशिया से बोरो किया है उसमें कभी रशिया मत लिख देना, देखा जाए तो गलत है, रशिया था ही नहीं, यूएसएसआर लिखा है मैडम। हाँ, और जर्मनी के आगे वीमियर लिखा होगा, आगे पेज में देखिएगा। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन वीमियर है ना, कोई समय जर्मनी नहीं था दोस्त, तो एडोल्फ हिटलर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। तो भाई हमारे लॉयर्स ने पढ़ा इतना और दिमाग लगाया कि हाँ यार, कभी तो एक कंडीशन डेमोक्रेटिक कंट्री में भी आ सकती है ना, जब चीजें हाथ से बाहर जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्टिवली पे करके सब चीज को स्टेबलाइज करना है। दिस इज इमरजेंसी प्रोविजन कहां से लिया?
ही कुड ऑल्सो इशू डायरेक्शन टू द गवर्नर, क्योंकि वो एजेंट है उसका, आज भी एजेंट है, ठीक है, टू एक्ट इन अ मैनर दैट पीस एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री वाज नॉट इंडेंजर्ड, इमरजेंसी प्रोविजन टू द गवर्नर। तो याद रखिएगा, आज भी ये इमरजेंसी प्रोविजन हम यूज करते हैं 1935 के कारण। दिस एक्ट कंटिन्यूड अंटिल इट वाज रिप्लेस्ड बाय द न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दिस एक्ट वाज अ माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इंडिया। वी आर कमिंग टू द मेरिट। एक्ट खत्म हो चुका ऑलमोस्ट। दिस एक्ट सर्व द मोस्ट रिमार्केबल, सब मत लिखना, आज मैंने देखा कि आपको जो पढ़ा है सब लिख देते हो, इनमें से बेस्ट लाइन चूज कर लेना, सब एक ही में मीनिंग है। इट एक्ट सर्व द मोस्ट रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक्सपेरिमेंट थी देश के लिए, ठीक है, उसके एक बहुत रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट है, और आज की डेट में ऑटोनॉमी है, स्टेट ऑटोनॉमीज, ठीक है, विच मार्क द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज की डेट में नया भारत ऑटोनॉमस भारत है, स्टेट ऑटोनॉमस है, ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। तो ये बहुत प्यारा पॉइंट है, आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 हाउएवर इंट्रोड्यूस सेवरल फीचर जो इंप्लीमेंट ही नहीं हुए, बट लेटर ऑन यही न्यूक्लियस बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यही नींव बनी। आपका जो बोर एटॉमिक मॉडल है, आपने ये याद होगा, न्यूक्लियस ही मेन है भाई, न्यूक्लियस नहीं तो फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह तीनों में से एक लिखना भैया, है ना, वो तो मैंने, अब डिपेंड होता है, ये पीपीटी हर जगह चलती है, यूपीएससी एमपीपीएससी, एमपीपीएस चल गई, नहीं पढ़ाते, ज्यादा हो जाता है उनके लिए, इतने आंसर्स भी नहीं आते ऐसे कठिन, बोर्ड से चल जाता है। तो पीपीटी तो एक ही बार बनाऊंगा यार, रोज बनाऊंगा तो पागल हो जाऊंगा। क्रिटिकल एनालिसिस 80% चांस है कि ये यूपीएससी में ही पूछा जाता है, 20% चांस है एमपीपीएससी में पूछे। तो एमपीपीएससी अच्छे वाले छोड़ दें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिविटी पता होनी चाहिए, कहीं काम आए। यूपीएससी का तो फेवरेट है आज की डेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, क्रिटिकल एनालाइज, क्रिटिकल कमेंट, क्रिटिक 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 आते हैं, लेकिन एमपीपीएससी ज्यादा क्वेश्चन क्रिटिक्स से नहीं पूछता, एनालिसिस ज्यादा पूछता है। फैक्ट तो बहुत भयंकर पूछता है, वो तो कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं गांव के बगल में जो नदी जा रही है उसमें कौन सा मंदिर बना है, पूछता है एमपीपीएससी। बहुत बुरी हालत है। हाँ, मी बीइंग अ टीचर, मेरे को एमपी पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो जाती है कभी कभी, ऐसे फैक्ट्स हैं। हाँ, पूरा भोजपुर का जो भगवान का शिवलिंग है वो कितने डायमीटर का है, यही काम बच गया है पढ़ने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, डेटा तो एमपी की बहुत दिक्कत है, एमपी की कोई किताब नहीं इंग्लिश मीडियम में। डीमेरिट्स 1935 वाज कंडेम्ड, इसको गाली दी गई, कंडेम किया गया, ठीक है, इसकी निराशाजनक जो भी बोले हिंदी में, ठीक है। द एक्ट ऑफ 1935 वाज कंडेम्ड बाय नियरली ऑल सेक्शन ऑफ द इंडियन ओपिनियन और यूनानिमसली रिजेक्टेड, मतलब पूर्ण बहुमत से रिजेक्ट की गई, किसके द्वारा, कांग्रेस द्वारा। तो 1935 एक्ट हालांकि इंडिया के हर सेक्शन ने रिजेक्ट किया, मतलब मैं कह सकता हूं कि हर पार्टी ने रिजेक्ट किया, और कांग्रेस ने तो यूनानिमसली रिजेक्ट कर दिया। क्यों किया भैया? इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड इंस्टेड ऑफ कन्वीनिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बहुत हो गया तुम्हारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमको दो। कैसे बनाओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? एडल्ट फ्रेंचाइजी होगी, 18 साल से सभी के लोग इलेक्ट करके एक नई असेंबली बनाएंगे, हम बनाएंगे अपना एक्ट, ठीक है, और इंडिपेंडेंट इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी। इंडियन लीडर्स वर नॉट इंथुसियास्टिक अबाउट द एक्ट since despite granting provincial autonomy the governor or viceroy are still considerably having special power। सब पावर दिया, लास्ट में देखा हर जगह इंटरफेरेंस था उनका, कैरेट एंड स्टिक। अब तो इंडियन भी समझ चुके थे, 35 आ गया था, बहुत दिनों से चूतिया बन रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, स्पेशल पावर्स का नाम पे जो आपने कैरेट एंड स्टिक दिया था, दे वर नॉट वेरी मच हैप्पी। द एक्ट नेवर केम नियर द ऑब्जेक्टिव दैट द नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज स्ट्रगलिंग फॉर, जो पूर्ण स्वराज की मांग आ चुकी थी उसके आसपास भी नहीं था। सेपरेट कॉमन इलेक्टोरेट वापस फिर तुम करने लगे वही, वेयर अ मेजर थ्रू द विच ब्रिटिश वांटेड टू इंश्योर कांग्रेस पार्टी कुड नेवर रूल ऑन इट्स ओन। इतने भाग कर दो कांग्रेस के कि कांग्रेस की बहुमत ही ना क्रिएट हो, ठीक है। इट वाज आल्सो अ वे टू कीप पीपल डिवाइडेड, तो ये भी एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट इतने सारे लोग को वाज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग द यूनिटी फैब्रिक ऑफ द कंट्री। अब इस शब्द को मैं हिंदी में समझा देता हूं। ये कपड़ा है, बहुत सारे रेशों से बना है, ठीक है, यूनाइटेड रेसे हैं, एक रेशा फटा तो पूरी शर्ट खिंच जाती है, एक आपके धागा निकला, तो इसको इंग्लिश में लिखा गया है कि हमारी देश एक फैब्रिक है, सोसाइटी यूनिटिक फैब्रिक में है, उसको डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है।
ठीक है। साइमन कमीशन वाज प्रॉमिस्ड डोमिनियन स्टेटस, यदि आपको याद होगा 1929 में कुछ नहीं मिला, ठीक है। द एक्ट मेड नो रेफरेंस अबाउट द डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस की मांग थी, साइमन कमीशन ने भी बोला था, कोई नहीं मिला, तो ये भी एक दुख था तुम्हारे जीवन में। प्रपोजल फॉर सेटिंग अप द फेडरेशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेटेरियलाइज बिकॉज द एक्ट प्रपोज दैट फेडरेशन तभी एग्जिस्ट होगी जब प्रिंसली स्टेट उसमें आएंगे, और प्रिंसली स्टेट आई नहीं, तो इतना फेडरेशन के एक्ट पढ़ाया मैं 10-15 मिनट तक, किसी काम की नहीं, तो फेडरेशन बना ही नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए काम है, एग्जाम में आएगा कुछ। प्रपोजल फॉर सेटिंग अप द फेडरेशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेटेरियलाइज बिकॉज द एक्ट प्रपोज दैट फेडरेशन कुड कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली इफ प्रिंसली स्टेट्स, जिनको ऑप्शन दिया गया था, वे एंटाइटल्ड टू, और आधी सीट चाहिए थी, जो कभी हुआ नहीं। ड्यू टू दिस सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया कंटिन्यूड टू गवर्न थ्रू 1919 एंड प्रोविंशियल थ्रू 35। वेरी सॉरी, मैं बीच बीच में शायद से उल्टा बोल दिया था जल्दीबाजी में, इसको याद रखिएगा। क्योंकि फेडरेशन बना नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किससे चली, 1919 के हिसाब से, और नया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो आई थी 35 से, तो हमारी देश चली प्रोविंशियल गवर्नमेंट 1935 में। यदि आपको याद होगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस 1935 इलेक्शन के बाद आई थी, ठीक है। प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि फेडरेशन बना नहीं, तो 1919 एक्ट से सेंटर चलेगा और स्टेट चलेगा। हमारे बंद नहीं हुआ है भाई, खत्म करके जाऊंगा, रोड मास्टर गोगो आया हूं तो कुछ लेके जाऊंगा, ठीक है। 1935 एक्ट, समझ गया भैया, 1919 का एक्ट और 35 का एक्ट, ठीक है।